बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशालत खान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर नाज़रीन। आज एक बड़ी खुशखबरी है और फाइनली पाकिस्तान की कोशिशों से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से जंगबंदी की कोशिशें रंग लाई हैं और अब ये कहा जा रहा है कि 10 से 15 दिन के लिए इसे रोका गया है और अब जुम्मे को फाइनली एक और दौर होने जा रहा है फ़रीक़ैन के दरमियान, जिसमें ईरान और अमेरिका दोनों के नुमाइंदगान होंगे और कोशिश की जाएगी कि मामले को किसी अच्छे तरीके से सुलझाया जा सके। बिल्कुल जी, आज का अल्टीमेटम था अमेरिका की जानिब से और ईरान भी डटा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए था और पाकिस्तान ये चाहता था कि किसी भी सूरत जंग बंदी हो जाए। दोनों जानिब से हमने देखा कि मुज़ाकरात की टेबल पर आने से पहले ही कुछ शराइत दी गई थी और उन शराइत को मानने की सूरत में ही जंग बंदी का कहा जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी ही अच्छी स्ट्रेटजी अपनाते हुए दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान सालसी का किरदार अदा करते हुए अब जो है फाइनली जंग बंदी कर दी है। इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मौसर सिफारती कोशिशें हैं जो रंग लाई हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की पेश करदा 2 हफ्तों की जो जंग बंदी तजवीज़ थी उसे कबूल कर लिया है। और ईरान की सख्त धमकियों और मुकम्मल तबाही के इंतबाह के बाद अमरीकी सदर ने अपनी डेडलाइन ख़त्म होने से महज 1.5 घंटे पहले ईरान पर बमबारी 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। तो यहाँ तक तो पाकिस्तान को एक बड़ी अचीवमेंट हासिल हुई है। हम दुआ गो हैं कि ये जंग बंदी जो है बिल्कुल मुस्तकिल बुनियादों पर हो सके। बिल्कुल, और इसके अंदर और भी कोशिशें हैं। चाइना का बड़ा अहम किरदार है। चाइना की तरफ से ईरान को यकीनी तौर पे राब्ता करके ये कोशिश की गई कायल करने की, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में चाइना का बहुत अहम किरदार है। लेकिन अगर देखा जाए इन मुज़ाकराती अमल को जिसने लीड किया वो वाहिद मुल्क पाकिस्तान था। जब सभी दुनिया हिम्मत हार चुकी थी, डोनाल्ड ट्रंप पूरी सिविलाइजेशन को, ईरानी पूरी तहजीब को मलिया मेट करने या उसके ख़ात्मे का दावा कर रहे थे और उनके अपने कांग्रेस के अरकान हो, अमरीकी अवाम हो, उनके इत्तेहादी हों, नेटो फोर्सेस हों, यूनाइटेड नेशन हो या अरब ममालिक हों, सभी तनकीद कर रहे थे उनके अंदाज़ बयान पे, उनके अंदाज़ सियासत पे, उनके जारहाना इक़दामात पे, या फिर ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत करने को भी कि वो इजराइल की जंग लड़ रहे हैं, उसकी इमा के ऊपर अपने ही अवाम को और दुनिया को इसका खमियाजा भुगतने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने मुसलसल अपनी सिफारती कोशिशों को जारी रखा, इस आग को ठंडा करने, उस पर पानी डालने की कोशिशों को जारी रखा और वो कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह रंग लाई हैं। इसका नतीजा जो भी निकले, लेकिन पाकिस्तान का नाम सुनहरी जो अल्फाज हैं, हरूफ हैं, उसमें तारीख में हमेशा के लिए लिखा जा चुका है। जी हाँ, और ये एक 2 तरफ़ा जंग बंदी है जो कि इस शर्त पर रखी जाएगी कि अबनाए हुर्मुज़ को खोला जाए। अब अबनाए हुर्मुज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर और महफूज तरीके से खोल दिया जाए ताकि अमरीकी सदर के मुताबिक भी और उनके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी बराह रास्त गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत की दरख्वास्त पर ही उन्होंने ये हमले रोकने का फैसला किया है, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान आज भी आलमी सतह पर एक मौसर और काबिल एतमाद सालिस का किरदार अदा कर रहा है। तो अपना हुर्मुज़ खुलने से जो तमाम इस वक्त मुमालिक हैं जो कि बिल्कुल सुख का सांस लिया है और जो तंग थे, जहां पर हम देख रहे थे कि तेल की जो तमाम मसनूआत थी उनका शॉर्टेज चल रहा था और लोग लॉकडाउन पर जाने के लिए इस वक्त तैयार बैठे हुए थे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो यकीनन सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। हम आ जाएंगे अपने दीगर टॉपिक्स की बात भी करेंगे कि आज हम उस प्रोग्राम में क्या क्या शामिल करेंगे। बिल्कुल, और इशाल हम देख रहे हैं कि समरात और असरात आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और पेट्रोलियम मसनूआत जिसका सबसे बड़ा क्राइसिस पैदा हो चुका था अबनाए हुर्मुज़ बंद होने से, अब हम देख रहे हैं कि एक बड़ी कमी वाक़ई हुई है और लगभग $93 फ़ी बैरल पर ये आ चुका है। इसमें मज़ीद कमी भी इंशाअल्लाह होगी और वो जो क्राइसिस की सूरत हाल थी, वो जो एक बहरान की सी सूरत हाल थी जिससे ना सिर्फ ये ख़ित्ता बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर हो रही थी, उसका सदेबाब भी होगा। और स्टॉक मार्केट्स भी इस वक्त परवान चढ़ रही हैं, स्टॉक मार्केट में मज़ीद तेज़ी का भी इम्कान मौजूद है। तो इसी तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं, अपने मेहमानों का तारुफ करवा। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शब्बीर अहमद, माहिर आलमी अमूर है आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन भी हमारे साथ
दिफाई तज्जियाकार भी मौजूद हैं और उनका भी तज्जिया लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर शबीर अहमद साहब से हम उनकी राय लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जब हम ये बात कर रहे थे कि जंग जो है वो तूल पकड़ सकती है और खुदा ना खास्ता ये जंगे दोम जो है वो हो सकती है, बड़ी जंग अजीम हो सकती है, सॉरी, तो तीसरी वर्ल्ड वॉर जो है उसको भी समझा जा रहा था कि ये हो सकती है। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहा, पाकिस्तान सालिसी की कोशिश करता रहा, दोनों अफ्रीकैन को टेबल पर लाने की कोशिश करता रहा। अब जो ये 2 हफ्तों के लिए अल्टीमेटम था आज का कि मैं निस्तो नाबूद कर दूंगा और ईरानी तहजीब को ख़त्म कर दूंगा, और ईरानियंस की भी अगर बात करें तो वो भी डटे हुए थे और उनका भी मौक़िफ़ वाज़ेह था कि हम ना झुकेंगे और ना ही पीछे हटेंगे। लेकिन जो ये 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी में हमने अपना किरदार अदा किया, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए भी और ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए भी। लेकिन ये जंग बंदी 2 हफ्ते को इसको तूल किस तरह से दिया जा सकता है और मुस्तकिल बुनियादों पर किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए अब आगे पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली लेनी होगी? देखें, पाकिस्तान की जो तजवीज़ थी ना, वो थी ही ये 2 फेजेस की, और उसमें ये था कि इनिशियली सीज़ फायर हो और उसके बाद फिर वो जो अरसा है सीज़ फायर का और मुस्तकिल जो माहिदा है उसमें जो बाकी मामलात हैं उनको तय किया जाए या उनको हल किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो ये तजवीज़ थी कि सबसे पहले सीज़ फायर हो। आपने इसमें देखा कि ईरानियंस जो थे वो स्केप्टिकल थे कि अमान में चूँकि उनके मुज़ाकरात चल रहे थे ये 10 माह पहले, और मुज़ाकरात के दौरान जबकि ईरान ने वो मुतालबात ख़ास तौर पे यूरेनियम के हवाले से और न्यूक्लियर जो हवाले से मान लिए थे, लेकिन इसके बावजूद ईरान पे हमला हुआ। तो ईरान को ये गारंटी कि अगर वो आमादा होता है सीज़ फायर पे तो फिर इजराइल और अमेरिका हमला नहीं करेंगे। मुझे ये बताएं, ये दुनिया के जो 2 ममालिक हैं इनकी कौन तीसरा मुल्क है जो गारंटी देने के लिए तैयार होता? आपने देखा चाइना भी मौजूद है, रशिया भी मौजूद है। पाकिस्तान का आप स्टेटस और स्टैचर देखें अब कि वो ये है कि पाकिस्तान की ये कही हुई बात ईरान ने भी तस्लीम की कि पहले नेगोशिएशन टेबल पे आएँ, बातचीत करें, और अमेरिका जो कि जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में फरमाया कि वो उसकी जो लैंग्वेज थी आप देखें जिस पे वहाँ भी क्रिटिसिज्म हुआ, दुनिया के लीडर्स भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और वो कह रहा था कि मैंने जिस अंदाज से जो बात की वो मैं दोहराना भी नहीं चाहता वो अल्फाज। ट्रंप ने भी इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 हफ्ते का एक पीरियड है इसमें अब जाहिर है कि अमेरिका के लोग और बरह रास्त सब वो आके इस्लामाबाद में बात करेंगे। देना होगा डॉक्टर साहब हमें बड़े गहराई के साथ, क्योंकि इसको सबोताज करने वाले एलिमेंट बहरहाल मौजूद हैं, नेतन्याहू जैसे शयातीन हो या फिर दीगर अनासिर हों। आपकी तरफ दोबारा आते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब भी। ब्रिगेडियर साहब आपको भी वेलकम कहेंगे, गुफ्तगू में शामिल गुफ्तगू करेंगे। और ये जो इस वक्त खदशात हैं, एक तो ये कि सिविलाइजेशन को सफ़े हस्ती से मिटा देना और फिर फाइनली पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाई हैं। एक तो पाकिस्तान की एफर्ट के अलावा आपके ख्याल में और वो क्या क्या अनासिर हैं या जो फैक्टर्स हैं इसमें कारफरमा हुए डोनाल्ड ट्रंप को सीज़ फायर करने पर आमादा करने में, और हमें किन चीज़ों की एहतियात बरतनी होगी? क्योंकि बहरहाल ये खदशात तो हैं, एक तो ट्रैक रिकॉर्ड अपना भी अमेरिका का, इजराइल का कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, और इजराइल की तो यही कोशिश होगी कि इसको किसी भी तरीके से वायलेट किया जाए, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए। तो किन चीज़ों की एहतियात बरतनी होगी और कौन फिर इसको यकीनी बनाएगा? सबसे पहले तो जो आपने ये कहा ना कि पाकिस्तान की कोशिशों के अलावा और कौन से फैक्टर थे, बुनियादी तौर पर तो ड्राइविंग सीट या पूरी ड्राइविंग फोर्स तो पाकिस्तान की कोशिशें रही हैं। ये तो सब मान रहे हैं, सब इसका इतराफ़ भी कर रहे हैं और डे 1 से, आज से नहीं, जब से जंग शुरू हुई है, बल्कि जंग शुरू होने से पहले हमारी कोशिश ये थी कि जंग ही ना हो। जब शुरू होगी तो उसके बाद मुसलसल पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इस पूरे प्रोसेस में हम मसरूफ़ रहे और हमने कभी भी गिव अप नहीं किया। दुनिया ने गिव अप कर दिया, दुनिया ने मायूसी का इज़हार किया। हमारे इंटरनल जो पॉलिटिक्स का एक नेगेटिव पहलू है, वहाँ से भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। हिंदुस्तान हर वक्त इसको डीरेल करने की कोशिश करता रहा, क्योंकि जब पाकिस्तान का नाम आएगा तो ज़ाहिर है उसको हजम तो नहीं होता। तो ये तो पाकिस्तान की बुनियादी कोशिश थी, और पाकिस्तान के साथ फिर हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी बिल्कुल इतराफ़ करना चाहिए। सऊदी अरब है, मिस्र है, तुर्किया है और अभी चाइना, और इनके साथ मिलकर हमने एफर्ट किया और इसमें अल्लाह ने हमें
कामयाबी दी है। ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है, हमें अंदाजा ही नहीं है कि इतनी बड़ी दुरुस्त। कामयाबी मिली है। रिसेंट हिस्ट्री इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस मैंने नहीं देखा किसी मुल्क को मिली हो। हम्म। और जबकि आपको इंटरनेशनली अक़वाम मुत्तहिदा का भी फोरम आप यूज़ नहीं कर रहे थे, आपको रीजनल फोरम भी यूज़ नहीं कर रहे थे। टू स्टार्ट विद आपने इंडिविजुअली एज अ कंट्री शुरू किया और फिर कुछ दोस्त मालिक आपके साथ मिलके, इतना आसान नहीं होता। और अब ये भी बिल्कुल देखें सही। कि जब आपने शुरू किया तो दुनिया में हिंदुस्तान जैसे ममालिक ने एक क्या नैरेटिव काफ़ी अरसे से दुनिया के सामने हम्म। बढ़ा चढ़ा के पेश अच्छा, किया हुआ है एक तो कि ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो हमने देखा कि पाकिस्तान का उस वक्त भी बड़ा ही बोलबाला हुआ, या बड़ा ही पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया जाने लगा। पाकिस्तान की फोर्सेस हो गई, पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो गई। उस वक्त भी पाकिस्तान को सराहा जा रहा था कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की हिकमत अमली इतनी मौसर रही है कि दुश्मन को जिस तरह से बर वक्त जवाब दिया गया और जिस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे किए। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तो एक्नॉलेज कर रहे थे, साथ ही साथ वो जंग बंद करवाने, जंग रुकवाने का क्रेडिट भी ले रहे थे। और अब ये क्रेडिट पाकिस्तान के पास है कि डोनाल्ड ट्रंप की शुरू की हुई जंग या अमेरिका और इजराइल की शुरू की हुई जंग को रुकवाने का सेहरा जो है वो पाकिस्तान के सर आता है। तो अब किस तरह से देखते हैं भारत के अंदर? तो इस वक्त जब सिफारती कोशिशें की जा रही थी तब भी सफ़े मातम बिछा हुआ था, काफ़ी तकलीफ हो रही थी, और उनका मीडिया अब ये बार बार खुल के बात भी कर रहा था इसके ऊपर, जो कि पूरी प्रोपोगेंडा मशीनें हैं वो भी अब इस बात का इजहार कर रही थी कि पाकिस्तान को सिफारती तौर पर हम अकेला करना चाहते थे, मोदी सरकार अकेला करना चाहती थी, लेकिन उनकी सिफारती हिकमत अमली जो है वो बहुत शानदार है और वो अपने आप को मनवा रहे हैं। तो क्या समझते हैं वहां पर इस वक्त कितनी तकलीफ हो रही होगी? बिल्कुल जी, वहां पर तो सफ़े मातम से बढ़ के भी कुछ सफ़ अगर आपको नाम दे तो वही है। वो तो खुद कहता है ना मोदी की मुझे नींद भी नहीं आती, तो जो उसको पहले नींद नहीं आती थी अब तो शायद कुछ जो चंद मिनट की आती है वो भी उसको नहीं आएगी। वो अपने इस गम में, अपनी इस नफरत में, अपने इस हसद में, बुग़्ज़ में मारे चले गए हैं और मारे जाते रहेंगे। और वहाँ पर उनके मीडिया की गुफ्तगू सुने, कोई उसमें रैशनल नहीं है, कोई अखलाकियात नहीं है, गालम-गलौज, बदतमीज़ी, गैर मौज़ूद गुफ्तगू, ये दुनिया नहीं सुनती। अभी इन्हीं हरकतों की वजह से आज वो इस जगह के ऊपर है और हमें किसी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। हमें बस हमारे लिए यही बहुत बड़ी एक कामयाबी और शुक्र करने का मुकाम है कि दुश्मन जो है अपनी चालों में खुद ही फँस गया हुआ है। जी और अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको वो कहते थे कि ये मुल्क इर्रेलेवेंट है, सफारती तन्हाई का शिकार है, वो दुनिया में आज इस लम्हे जो अगर किसी मुल्क का नाम लिया वो जा रहा है, मरकज़े निगाह पूरी बना हुआ दुनिया है। के बिल्कुल मीडिया बिल्कुल में, सही कह रहे हैं आप। तो और पाकिस्तान की और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट जी जो है, वो इस वक़्त हर जगह अंडर डिस्कशन है। जी और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि ये जो ममालिक, जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो पूरी दुनिया में इस वक़्त सराह रहे हैं, इन्हीं में से लोग कहेंगे जी असल नोबेल पीस प्राइज़ तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बिल्कुल मिलना बनता चाहिए है। वैसे अब कि ये तो बनता उन्होंने है। ये और खूनी जंग को रुकवाया है। जी हाँ, हमने बिल्कुल। और ये नहीं, आप हमने बात तो कर रहे थे ज़बानी ना कलामी को बात नहीं ब्रिगेडियर की। साहब कि नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आती। वैसे अब इस पाकिस्तान की कामयाबी के बाद तो उन्हें सियासी तौर पे अबदी नींद ही सो जाना चाहिए, जो उनकी नाकामियाँ एक के बाद एक उनके हिस्से में आ रही हैं। डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर शबीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी 2 हफ्ते का सीज़ फायर है, लेकिन ये जो आने वाला जुम्मा है 10 अप्रैल, ये बहुत अहमियत का हामिल है। एक तो फ़रीक़ैन को दावत दी गई है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद अकॉर्ड, इसमें उसको हतमी शक्ल दी जाएगी, लेकिन और कौन कौन से फ़रीक होने चाहिए? क्योंकि हम बार बार इस खदशे का इजहार हम भी कर रहे हैं और ये डाउट बहरहाल ईरान को भी है कि पिछली बार भी जो मुज़ाकराती अदवार होते रहे उनकी लीडरशिप को निशाना बनाया जाता रहा मुज़ाकरात या टेबल टॉक पे लाने की आड़ में। तो अभी आपको लगता है कि और भी इसमें ऑब्जर्वर्स या गारंटर्स को शामिल किया जाना बड़ा ज़रूरी है? साथ में अरब ममालिक भी तो एक अहम स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। इन सारों की मौजूदगी कितनी ज़रूरी है ताकि कोई वायलेशन ना हो, कोई शरारत ना हो इसको सबोताज करने की, जो अमन की कोशिशें हो रही हैं? देखिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये मुज़ाकरात जो अब जैसे आप बात कर रहे हैं जो इस्लामाबाद में होंगे, मुझे 3 जो बड़े फरीक कह लें, एक तो अमेरिका इसमें और ज़ाहिर है ईरान, और फिर पाकिस्तान चूँकि उसको होस्ट करेगा, तो मुझे किसी और मुल्क की शिरकत या शमूलियत उस अंदाज से नहीं दिखाई दे रही। उसकी वजह है, देखें खलीजी ममालिक में तो आपने देखा ज़्यादातर ममालिक वो हैं जिन पे ख़ुद ईरान ने भी मिज़ाइल भी उन पे दागे हैं, ड्रोन भी फेंके हैं, और वो एक तरह से कह लें कि जो प्रोवोकेशन हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई मुल्क जो है इस अंदाज से ज़्यादा, जो अहम आप कह लें यही 2 बड़े ममालिक बैठेंगे, अमेरिका और ईरान। ज़ाहिर है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, 2 वीक्स का पीरियड है, और अभी ये जंगबंदी जो है वो आर्जी है। दोनों अपने आप को वे करेंगे कि दोनों ने क्या खोया है, इसमें क्या पाया है,
मुझे लग ये रहा है कि अमेरिका में भी चूँकि एक प्रेशर, एक दबाव है वहाँ की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका भी, और जो क्रिटिक है वहाँ पे, और अमेरिका जो है वो भी ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रहना चाहता इस खत्े में। और ट्रम्प के जो और अज़ाइम हैं कि उसने उसने ऐलान किया हुआ है कि क्यूबा पे हमला करना है, वहाँ उसने क्यूबा का ब्लॉकेट किया हुआ है, फिर उसने एक ग्रीनलैंड का भी टारगेट रखा हुआ है। फिर दूसरा जो कई बार वो कह चुके हैं अब नए हुर्मुज़ के हवाले से कि वो अगर ओपन होती है और ये जो पूरी दुनिया मुतासिर हुई है उसके बंद होने से दुनिया की जो इकोनॉमी और ट्रेड है, और फिर ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि ये जो इस खिते में एक इस वॉर के एक्सपैंड होने का जो एक डेंजर था कि ये अब एक रीजनल वॉर तो बनने जा रही थी, इसलिए कि कई ममालिक पे हमले हुए हैं। पाकिस्तान इस वक्त जिसको आप कहते हैं ना अंग्रेजी में कि टाइट रोप वॉकिंग, कि बिल्कुल तनी हुई रस्सी पे चलना, बिल्कुल कि एक तरफ हम सऊदी अरब के साथ माहिदे में थे, कल आपने फिर देखा कि ईरान ने सऊदीया की जो है वो उनकी जो उस पर भी मिसाइल दागा है, तो अब हम पे भी एक तरह का दबाव, कल हमारी कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ये मामला ज़ेर बहस आया। आप यकीन करें कि मैं जब तारीख़ में देखता हूँ ममालिक के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को और क्राइसिस को, इतना डेलिकेट कह लें, इतना कॉम्प्लेक्स, ये तारीख़ में मुझे कोई और मिसाल नहीं मिलती। और डिप्लोमेसी के हवाले से भी मैं कहूँगा कि जो किरदार पाकिस्तान ने, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की जो उसकी क़यादत है और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, कि कई आवर्स वो दोनों तरफ अमेरिकन जो भी कोई और मिसाल नहीं मिली, लीडरशिप के साथ भी और ईरानी लीडरशिप के साथ भी एंगेज रहे, और जिसका नतीजा आपने देखा कि दुनिया तो ये देख रही थी कि शायद अब जैसे ट्रम्प ने ऐलान किया है और जैसे ही वो डेडलाइन ख़त्म होगी तो ईरान पे फिर एक गोला बारूद की बारिश जो है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और अगर ये ना होता तो शायद पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो इस जंग के अंदर धकेल दिया जाता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि जिस तरह से कल सऊदी अरब के साथ हुआ, जिस तरह से उनके ऊपर अटैक हुआ, तो उसके बाद तो फिर ये लग रहा था कि अब तमाम ममालिक इस जंग के अंदर कूद पड़ेंगे। अच्छा, अगर हम अबनाए हुर्मुज़ की बात कर लें, जो कि डोनाल्ड ट्रंप पहले तो ये कहते रहे कि अबनाए हुर्मुज़ जो है वो चंद घंटों में खुलवा सकते हैं, उनके बाएँ हाथ का खेल है और वो खुलवा भी लेंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने खुद ही बैकफुट पे जाना पसंद किया और उन्होंने कहा कि जी अबनाए हुर्मुज़ जिसको खुलवानी है वो खुद खुलवा ले, जहां जिसको इससे फ़ायदा हासिल होता है, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस बात से। लेकिन अब इसी शर्त के ऊपर जंगबंदी हुई है 2 हफ्तों के लिए कि अबनाए हुर्मुज़ खोला जाएगा। आपको लगता है कि ये अबनाए हुर्मुज़ 2 हफ्ते के बाद अगर खुदा ना खास्ता फिर किसी किस्म की शरारत की जाती है, क्योंकि इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि ये जंग यहीं पर ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनकी बका नेतन्याहू की इसी में है कि ये जंग यूं ही जारी रहे और इसी तरह से ईरान और गाज़ा के ऊपर अटैक वो करते रहे। तो क्या आप समझते हैं कि अगर 2 हफ्ते के बाद खुदा ना खास्ता कोई शरारत दोबारा होती है तो अबनाए हुर्मुज़ फिर से बंद कर दिया जाएगा, और फिर यही एक वाहिद रास्ता भी है शायद ईरान के पास अपने आप को महफूज रखने का, अपनी बका की जंग लड़ने का? देखिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जिसको आप कहते हैं ना कि जो विजडम है वो प्रिवेल करेगी। ये जो 2 हफ्ते का वक्त है, ये कोई थोड़ा वक्त नहीं है कि इसमें दोनों फ्रीकैन जो अपने अपने मुतालबात हैं, अभी आपने देखा कि पाकिस्तान ने एक मंसूबा दिया जो कि 2 दर्जाती था कि शुरू में इनिशियली ये सीज़ फायर हो, उसको मान लिया गया। उसको देखिए दोनों फ्रीक ने माना है, ईरान ने भी उस पर आमादगी ज़ाहिर की है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी तब कहीं जाके ये सीज़ फायर हुआ है। अब जो दूसरा फेज़, ईरान ने अपने 10 नुकात जो हैं इस सीज़ फायर से पहले पाकिस्तान को पहुंचा दिए और वो डिस्कस हुए हैं अमेरिकन के साथ भी। उनमें भी जो बयानात आए हैं अमेरिका की तरफ से वो यही हैं कि वो 10 नुकात इस तरह के हैं कि उन पे बात आगे बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले आपने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से 15 नुकाती एक प्लान आया था। अब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ से जो नुकात हैं वो एक्सचेंज होंगे और फिर जब डायलॉग होगा बैठ के इस्लामाबाद में जी, तो फिर देखिए एक ऐसी मिडिल ग्राउंड जिसको कहते हैं आप कि जिसमें फेस सेविंग जो है वो ईरान की भी होगी और अमेरिका भी जो यहाँ से एक जिसको एग्जिट कहते हैं कुछ अंदाज से कि ये ना कहा जाए कि अमेरिका निकल गया है। अमेरिका को तो डॉक्टर साहब इज्जत बचा के ही निकल जाना चाहिए। Exactly. इसमें उसकी आफियत होनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में इस्लामाबाद में होने वाले अदवार के अंदर
यह जो पहला दौर इस जुम्मे को होने जा रहा है, इसमें इन दोनों बुनियादी फरीकैन के अलावा ईरान और अमेरिका के अलावा जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ासतौर पे अरब ममालिक, उनका होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि बहरहाल उन्होंने तो इसी खत्ते में रहना है। अगर आपस में गलत फहमियाँ दूर नहीं होंगी तो खुदा न खास्ता दोबारा भी टेंशन के चांसेस हैं और कोई वॉल्यूशन ना हो, इसको सबोताज ना किया जाए। दीगर ऑब्जर्वर में से चाइना, रशिया या किसी और मुल्क का शामिल होना, टर्की का, मिस्र का, क्योंकि वो भी कोशिशों में जारी रहे, आपके ख्याल में उनका होना ज़रूरी है? गल्फ कंट्रीज तो शायद ना हो, क्योंकि उनमें सबसे इम्पोर्टेंट सऊदी अरेबिया ही है, इवन कतर वगैरह। उनका पाकिस्तान पे ट्रस्ट है और उन्होंने पाकिस्तान पे अपने इत्मीनान का इजहार किया है, तो ये मामला जहाँ तक पहुँचे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है चाइना का, चाइना की पाकिस्तान को मुकम्मल हमायत तो हासिल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तुर्किया की हमायत भी हासिल है, मिस्र की भी है, और भी इवन बैक चैनल से रशिया ने भी इंडोर्स किया हुआ है। डायरेक्टली मुज़ाकरात में शायद इस वक्त वो शामिल ना हो, लेटर स्टेज पे हो सकते हैं जो मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लेटर स्टेज के ऊपर जब गारंटीज की बात आएगी, क्योंकि जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो इत्मीनान ईरान को नहीं है। और आपने शुरू में जब बात की ना जी कि कौन कौन से इस पे खतरात हो सकते हैं, जी। इस पूरे प्रोसेस में क्या हो सकते हैं, तो स्पॉयलर्स या इरिटेंट्स, तो मैं उस वक्त ये बात करने लगा था कि तीन तो खतरात रहते ही है ना। एक तो ज़ाहिर है इसराइल, हिंदुस्तान, और तीसरी अमेरिकी सदर की जो उनके लूज टॉक होती है, उसके ऊपर भी उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो बोलते बहुत हैं, ये जितना कोई तीसरी ज़्यादा चीज़ तो बोलता है मुश्किल उससे ही भी समझें फिर मामला खराब ब्रिगेडियर होता है। साहब, इस पे अमल हो सकेगा? अमल तो देखिए, जो उम्मीद तो जो रखनी डोनाल्ड चाहिए ट्रंप जो के अभी तक बयानात आपने हैं, अचीव। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उस पे तो हम कम ही रिलाई कर सकते हैं कि वो ब्रेक लगा पाएंगे। उनकी ब्रेक्स काफ़ी हद तक फेल ही रहती ब्रेक हैं। इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए कि दुनिया ये भी कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर कोई हैंडल कर सकता है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी कर सकते हैं, और ये साबित भी हुआ है। जी। उनके उनसे बच जाना इस पूरे पूरे अमल में ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मेरा ख्याल है कि उनको किसी तरीके से ये हैंडल कर ही लेंगे, क्योंकि जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो आगे भी उम्मीद रखनी चाहिए। बट वो हर वक्त एक खतरा रहता है, उससे प्रोवोकेशन होती है, उनकी बयान से इश्तियाल आता है, और वो भी, और साथ ही साथ कुछ ईरान में भी ज़ाहिर है हर जगह हार्ड एलिमेंट्स होते हैं, हार्ड लाइनर्स होते हैं, उनको भी कंट्रोल करने लगे। अच्छी बात ये है कि अच्छा। ईरान का जो पॉलिटिकल फेस है इस वक्त, उनके जो प्रेसिडेंट है या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, बड़े पॉजिटिव लोग हैं, और बिल्कुल बड़े सही कह रहे हैं पॉजिटिव आप, लोग हैं, और और उन्हीं की वो वजह भी से जंग अपनी बंदी ही चाहते हैं ब्रिगेडियर साहब। लेकिन अगर मुज़ाकरात की टेबल पर जिस तरह से बहुत ही रोशन उम्मीद है कि मुज़ाकरात की टेबल पे दोनों फ्री कैन भी आ जाएंगे और तमाम स्टेक होल्डर्स भी अगर आ जाएं तो बेहतर होगा। लेकिन अगर शराइत की बात कर ली जाए तो आप क्या समझते हैं किसकी शराइत मानी जा सकती हैं? अमेरिका की भी कुछ शराइत हैं, ईरान की भी कुछ शराइत हैं, और ईरान शायद इस सूरत हाल के अंदर जितना उन्होंने अपना नुकसान करवाया है, जितनी लंबी ये जंग चली है और जो कुछ उन्होंने फेस किया है, शायद उसके बाद ना तो ईरानी अवाम और ना ही ऑफिशियल्स, ना ही गवर्नमेंट वहाँ की, वो नहीं चाहेंगे कि आप जो यूरेनियम मौजूदगी है उसे रोक दिया जाए या इस किस्म की किसी भी पाबंदी को वो आप मानने के लिए शायद ही एग्री करें। तो आप समझते हैं कि इसके अलावा तमाम शराइत ईरान मानने के लिए तैयार हो जाएगा या अमेरिका कुछ शराइत पर एग्री करेगा? किसकी शराइत मानी जाएंगी, क्या नजर आता है आपको? जी, मनोवन तो किसी की पूरी शराइत नहीं मानी जा सकती। जो बातचीत का प्रोसेस होता भी है कि दोनों फ्री अपनी अपनी शराइत रखते हैं, उनमें से कुछ सख्त किस्म की शराइत होती है जो कि प्रेशराइज के तौर पर एज ए प्रेशर टैक्टिक्स यूज की जाती हैं। डिप्लोमेसी का तरीका भी यही है। फिर दरमियानी रास्ता निकलता है, क्योंकि उनकी शराइत के अंदर ही कुछ ऐसी शराइत होती हैं जो कि ईजिली एक्सेप्टेबल होती हैं। एक्सट्रीम पोजीशन से कोई बात नहीं होती, कोई शर्त नहीं मानी जाती, और ऐसा ही होगा। दोनों की जो उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स दिए हैं, 15 एक ने दिए, 10 एक ने दिए, उसी में से चीजें ऐसी निकलेंगी। और जो एक्सट्रीम पोजीशन है, यूरेनियम की अफसुदगी है, उसको रोकना या उसको अमेरिका के हैंड ओवर करना, रोकने की बात तो हो सकती है, हैंड ओवर के ऊपर उस तरीके से शायद बात मानना मुश्किल हो। और साथ ही ईरान जो कहता है कि जंग का हर्जाना दें, वो भी उस तरीके से होना मुश्किल है। इसके अलावा जो आपने हुर्मुज़ का एक मैकेनिज्म बनाने की बात है, या गारंटी की बात है, या फ्यूचर में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ना होने की बात है, और साथ साथ कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेयर्स की जो बात की जा रही है, पूरे इसमें मिडिल ईस्ट से ज्यादातर अमेरिकी शराइत अड्डे ऐसी हैं। उठाने की भी बात है, तमाम खलीज जंगें से खत्म अमरीकी करने अड्डे की। देखें, मैं आपको वही कह रहा कि जी कुछ ऐसी जो ईरान ने 5 शराइत दी थी इनिशियली, उनमें 4 शराइत तो ऐसी थी कि जिनमें
आप इजीली बात कर सकते हैं, और अमेरिका के अंदर भी कुछ थी। डेफिनेटली इस तरह ही होता है, और आप देखेंगे यही कि ऐसी शर्तें मानी जाएंगी जो कि मानने वाली है, और वो दुरुस्त। मिडिल वे ही होता है, दरमियानी रास्ता ही होता है। एक्सट्रीम पोजीशंस रखी जरूर जाती है, बिल्कुल। और जो अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नेगोशिएशंस, बट उन्हीं के ऊपर आपने स्पेस भी देनी होती है। इनिशियली अगर उन्होंने स्पेस दी है, देखे ना, ईरान कहता था हम आर्धी जंगबंदी को नहीं मानेंगे, अमेरिका कहता था आर्धी अपना हुर्मुज़ की बंदिश खोलने को नहीं मानेंगे, जी हाँ। दोनों मान गए ना जी। तो इसी हालांकि तरीके से आगे हालांकि चल ब्रिगेडियर साहब, ये आपने हुर्मुज़ जिसको खुलवाने पर जंगबंदी यकीनी हो पाई है, इस जंग के शुरू होने से पहले वो खुला हुआ था, लेकिन अब जब ये सेटलमेंट होगी या जो भी कंडीशंस होंगी, शायद जंग से पहले वाली सूरत हाल कभी भी बहाल ना हो सके, क्योंकि ईरान इसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है, और ये पूरी दुनिया के लिए बहरहाल और इस खत्ते के लिए ख़ास तौर पर कंसिडरेबल चीज़ होगी। अच्छा, थोड़ा सा इस मामले से हट के डॉक्टर साहब अगर आपकी तरफ मैं आऊँ, ये सेल्फिशनेस तो नहीं होगी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के पास एक बेहतर और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तो डेवलप हुई है इस खत्ते में। जो कुछ हुआ मिडल ईस्ट के साथ, ईरान के ताल्लुकात और यूएई के साथ ख़ास तौर पे, जो बिल्कुल ही सिफारती ताल्लुकात भी और कारोबारी ताल्लुकात भी मुनक़ता हो चुके हैं। एक तो ये अपॉर्चुनिटी ईरान के साथ हम आपस में अपनी कुर्बत बढ़ाते हुए, हमारे ताल्लुकात पहले ही बड़े ज़बरदस्त हो चुके हैं, बहुत ही खुशाइंद बात है। साथ में जो गैस पाइपलाइन है या जो तेल की लाइंस हैं जो कि तातुल का शिकार हैं, उससे अपनी आवाम को भी तो हम एक बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, बजाय इसके कि हम दुनिया से या दीगर ममालिक से महंगा तेल ख़रीदें। हमारे पड़ोस में है और हमारा आवाम भी बेताब हैं सस्ते एनर्जी जो ज़राए हैं उसके लिए। देखें, आपने बिल्कुल सही बात की कि ईरान तो बिल्कुल हमारा नेबर, आप कह रहे हैं, हमसाया मुल्क है, और पाकिस्तान की जो ज़रूरत है ऑयल की भी और गैस की भी, माजी में चूँकि अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शंस लगाई हुई थी। जी देखें, ये जो जंग है इसमें ये जो बाकी एलिमेंट्स आए हैं, आपने हुर्मुज़ की बंदिश जो है, या आप यूरेनियम की अफजूदगी की बात कर रहे थे, देखिए बुनियादी जो ईरान की अब डिमांड होगी और होनी चाहिए वो ये कि ईरान पिछले यूँ समझ लें कि 3 डेकेड से उन पाबंदियों का शिकार है कि ईरान पूरी दुनिया के साथ आज़ादाना तिजारत जो है वो नहीं कर सकता। पाकिस्तान की भी जो गैस का जो आप कह लें कि पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट था, और पाकिस्तान स्मगल होके तो आता है ईरानियन ऑयल हमारे पास, लेकिन हम उस तरह से नहीं लेते थे, बल्कि दीगर खलीजी ममालिक से तेल, बल्कि अब तो हम रूस से भी लेने की बात कर रहे थे, जबकि ये तो बिल्कुल हमारे डोर स्टेप्स पे है। इस जो मुज़ाकरात हैं इनमें जो बुनियादी नुक्ता होगा, जो बेसिक होगा, वो ये कि ईरान पे जो तिजारती पाबंदी सैंक्शंस हटाई जाएं और जो सैंक्शंस हैं वो नरम ना की जाएं, वो बिल्कुल हटा ली जाएं, इसलिए कि ईरान ने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ईरान को अगर ज़्यादा ना तिजारत के मौके मिले तो ये जो इतनी डिस्ट्रक्शन हुई है, तो ईरान को रीबिल्ड होने में एक तो आसानी होगी, ईरान अपने पाँव पे खड़ा होगा। तो मुझे बताएं, अगर आपके हमसाया मुल्क में वो रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा होगा, वो मुल्क वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होगा, तो क्या है पाकिस्तान जो बिल्कुल साथ बैठा हुआ है, क्या उसका बेनिफिशियरी नहीं होगा? तो मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान यही अपना फ्यूचर देख रहा है। और फिर अभी आपने एक मुल्क की बात की, यूएई की, कि पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो बिल्कुल कैसे चलते हैं, जैसे रोलर कोस्टर होती है, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। ईरान के साथ अगर अमेरिका का एक माहिदा होता है और वो माहिदा देर पा रहता है और ईरान को डेवलप होने का मौका मिलता है और तिजारत को, और ये पाबंदियाँ उस पर ख़त्म होती हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप देखिएगा कि पाकिस्तान में भी अब गवादर को जो हम देखें डेवलप कर रहे हैं, आप देखिएगा सीपैक का हिस्सा भी अगर ईरान को बनाया जाए तो ये दोनों ममालिक खत्ते के मफाद में, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं तो पाकिस्तान का बहुत आला मुस्तकबिल और फ्यूचर देख रहा हूँ, माशी एतबार से भी, सियासी एतबार से भी, दिफाई एतबार से भी। और मुझे ये बताएं कि यही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 2 साल से ज़्यादा अरसा हुआ ये बात कर रहे हैं कि यूक्रेन में वो मीडिएशन के लिए तैयार हैं, सालिसी के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक मंसूबा भी दिया यूक्रेन को। आपने देखा कि ताकतवर मुल्क होने के बावजूद, इतनी ताकतवर लीडरशिप होने के बावजूद यूक्रेन और रूस के अंदर मुसालत नहीं हो सकी। मैं ये कहूँगा कि तारीख़ में जिस तरह आप 10 मई का दिन याद रखते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैं कहूँगा कि 8 अप्रैल जो है ये दुनिया की तारीख़ में कि एक ऐसी वॉर जो एक्सपेंड हो सकती थी, वो रीजनल तो वॉर बन ही रही थी, वो एक ग्लोबल वॉर में भी जिसे आप बात कर रहे थे उसमें भी जा सकती थी। पूरी दुनिया जो जंग के दहाने पे थी, ये आपका मुल्क है जिसकी मैं कहूँगा कि जो पेशेंस
और जो आपने कंपोजर हिकमत तदब्बुर दिखाया और जो तदब्बर दिखाया है, आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और हिकमत, कि आज पूरी दुनिया जो है वो अमन की तरफ देख रही है। बिल्कुल। और ये इम्कान कि ये जंग बढ़ती और ख़ुद पाकिस्तान और अच्छा। खिते के दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा बनते, अब वो दिखाई नहीं दे रहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इस जंग के थोड़ा सा तनाजुर को देखें, जो जंग अभी ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करे कि ये इसी तरह से जंग बंदी की तरफ ही जाए और मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। अगर हम थोड़ा सा इसके बैक एंड पे जाएँ या थोड़ा सा इसके तनाजुर को देखें, तो जंग शुरुआत किस लिए की गई है और डोनाल्ड ट्रंप को कौन से ऐसे मफादात थे जो हासिल करने थे, और जिसके पीछे उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी जो उनकी पूरी स्ट्रेंथ थी उसको एक्सपोज कर दिया, जिसकी मार्केट बहुत बड़ी थी, उनका दिफाई निज़ाम, उनकी टेक्नोलॉजी जो कि वो पूरी दुनिया में फ़रोख्त करते थे और जिसकी मार्केट बहुत बड़ी थी, उसको एक तो बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा धचका, फिर अपनी जो एक सुपर पावर होने का एक टैग था, ये एक साख थी, उसको भी एक धचका पहुँचा, और फिर जो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी थी उसको तो धचका पहुँचा ही है। और फिर जो प्रॉक्सी वॉर की बात हम करते हैं कि जी इजराइल के लिए जंग लड़ी, जो ग्रीनलैंड के ऊपर किया उन्होंने, वो तो प्रॉक्सी वॉर नहीं थी, वो तो इजराइल की शुरू की हुई जंग नहीं थी, और ना ही इजराइल ने ये मशवरा दिया था कि आप ग्रीनलैंड के साथ इस तरह करें। तो लगता यूं है, और सॉरी वेनेजुएला के ऊपर, तो लगता ये कि एक के बाद एक जहां पर भी ऑयल के कुएं मौजूद हैं, जहां पर भी ऑयल के रिजर्वायर्स मौजूद हैं, ज़खायर मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप उन पर कब्जा करना चाहते हैं या उनको अपने तसल्लुत में लेना चाहते हैं। तो अगर हम देखें थोड़ा सा इसके जाके अंदर गहराई में, डेप्थ में, तो क्या पता चलता है कि जंग की असल वजूहात थी क्या? देखें, वो तो कई बार ख़ुद भी वजाहत कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन चूँकि वो अपनी जो अहदाफ हैं या जो मकासद हैं उनको वो बदलते रहते हैं, इसलिए मैं अक्सर यहाँ भी आपके प्रोग्राम में भी और कई जगह भी कहता रहा हूँ कि ये आसान नहीं होता किसी मुल्क के बारे में कि उसने जंग क्यों शुरू की है। ये अंदाजे तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब वो बंद कमरों में बैठ के बात करते हैं और उनके वो पब्लिक में नहीं बयान कर रहे होते, तो जंग अगर सिर्फ टेलीविज़न पे या बयानात के ज़रिए या जिसको आप रेट्रिक कहते हैं लड़ी जाए, तो फिर तो सुबह शाम फैसला हो रहा होता है। मुझे लगता ये है कि ठीक है, जंग एक मुश्किल फ़ैसला था और मुश्किल फ़ैसला होता है, लेकिन इसमें यह भी नहीं होता कि इतना कैलकुलेटेड हो, ये इतना मैथमेटिकल हो कि जो शुरू करने वाला है उसने वो सारे जो मुकर्रर किए अपने आदाब वो हासिल कर ले। लेकिन होता यही है कि वो एक लाइन मुकर्रर करते हैं कि मिनिमम उनके अहदाफ ये हैं, मैक्सिमम ये हैं, एक रेड लाइन, ये ग्राउंड, एक मिडिल ऐसी लाइन है जहाँ पे आके अगर समझौता हुआ है या इसको बंद करना पड़ा। अमेरिका की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, देखें ये मिज़ाइल और ड्रोन्स तो इसराइल तक तो चले पहुँचते रहे, या खलीजी ममालिक तो अमेरिका को तो देखें 2 ओशंस ने सेपरेट किया हुआ है पूरी दुनिया से, पैसिफिक ने और अटलांटिक ने। बरह रास्त तो ना तो अमेरिका तेल की बंदी से मुतासर हुआ, ना अमेरिका पे कोई एक भी मिसाइल या ड्रोन गिरा है। अभी आपने देखा वो रेस्क्यू करके अपने एक पायलट के लिए बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर सिर्फ चंद आवर्स में उन्होंने। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो पॉइंट है आपका डॉक्टर साहब, मैं वक्त की कमी में चाहूँगा थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब से भी ले लें इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए। ये जो इस्फहान में हुआ है और इससे पहले जो हमने देखा कि चाहे वो B-2 बॉम्बर भेज रहे हैं, वो नतंज हो, फर्दो हो या इस्फहान हो, जितने भी उनके जोहरी पावर प्लांट्स हैं वो इतनी गहराई में ईरान ने बनाए थे कि उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। साथ में F-35 का गुरूर हो या फिर F-15, F-16 दीगर जदीद हथियार हों, USS अब्राहम लिंकन हो या जेरार्ड फोर्ड हो, ये सारे वो वेपन्स थे, वो जदीद और मौसर और महंगे तरीन वेपन्स थे जिस पे बड़ा गुरूर था, इतराता था अमेरिका। लेकिन जिस बुरे तरीके से वो नाकाम हुए और एक्सपोज हुए हैं, ये कितनी बड़ी वजह बनी है इस मुज़ाकरात की टेबल पर लाने में डोनाल्ड ट्रंप को? ब्रिगेडियर साहब देखिए, अमेरिका ने अपने मिलिट्री माइट को, अपने इकोनॉमिक माइट को डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसीज़ की वजह से और नेतन्याहू की बातें में आके खुद अपने आप को एक्सपोज किया है। अपने आप को वो वाहिद दुनिया के सुपर पावर कहते थे, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर कहते थे। मिलिट्री पावर तो उस हिसाब से वो हैं भी। तो उन्होंने अपने सारे ऑलमोस्ट ट्रंप कार्ड यूज़ किए, अपने लीथल मोस्ट वेपन्स यूज़ किए, चाहे वो बॉम्ब्स की सूरत में थे, मिसाइल्स की सूरत में थे। लेटेस्ट उनके फाइटर जेट्स ईरान में यूज़ हुए। उन्होंने अपने पायलट को रेस्क्यू करने के लिए खुद कह रहे थे 150 जहाज़ उन्होंने भेजे, जो कि मेरा एक बहुत ऐसी बात है जो कि कोई उस पे मानने में नहीं नहीं कर सकता। इसके पीछे रीजन कुछ और थी। अभी आगे जाके चीजें अनफोल्ड होंगी तो पता लगेगा कि पायलट का रेस्क्यू मिशन नहीं था, क्योंकि और ही मिशन था। और उसमें से कुछ जहाज वो वहां पर छोड़ के आगे बकौल उनके ईरानियन कहते हैं हमने मारे हैं। इसी तरीके से अपने सारे जो मोस्ट लीथल या मोस्ट एडवांस कॉम्प्रीहेंसिव उनका
जो बहरी बेड़ा था उसको भी वो लेके आ गए। उन्होंने खलीज में अपने तमाम बेसिस को यूज करके भी देख लिया, खलीजी ममालिक की तमाम फैसिलिटीज को यूज करके देख लिया, हर तमाम हरबे उन्होंने इस्तेमाल करके देख लिए लेकिन मिला क्या, दुनिया में सफारती तौर पर तनहा हो गए। उनके जो ट्रेडिशनल एलाइज थे नेटो जैसे, वो उनके बार बार कहने पे नहीं आए। उनके ऑल टाइम गारंटीड एलाई यूके बीच में नहीं आया। स्पेन जैसे ममालिक ने उनको अड्डे इस्तेमाल नहीं करने दिए। आपने हुर्मस वो कहते रहे, वो खुलवा नहीं सके। ईरान ने आपने हुर्मस को इतना दुरुस्त। इफेक्टिवली यूज किया, और अगर आपने इंटरसेप्टर्स हुर्मस की को ना कमी यूज और ये करता सारी तो चीज़ें दुनिया अभी की तो तवज्जो इस वक्त ब्रिगेडियर कहाँ साहब थी। ये भी तो एक बड़ी वजह बनी है। जिस तरह से इंटरसेप्टर्स जिससे मिसाइलों को रोकना था उसकी कमी वाकई हो गई थी, तो फिर वो किस तरह से दिफा कर पाते अपना? ये वो कमी वाकई, और इसराइल की तो खबरें नहीं आ रही ना। इसराइल की हमें खबरें नहीं आ रही वहां पर डिस्ट्रक्शन कितनी हुई। इसराइल ना इज नॉट यूज्ड टू लूजिंग वॉर्स। तो इसराइल की जो तबाही हुई है वो भी अभी आहिस्ता आहिस्ता खबरें आपको पता चलेगी। बिल्कुल। जितना मर्जी क्लेम करते रहे हमने 70% 80% इंटरेस्ट ही है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी किस हद तक आप सस्टेन कर पाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, अभी तो अमेरिका का बॉर्डर ईरान से नहीं मिलता। अगर बॉर्डर जी। मिलता होता तो क्या होता। तो ओवरऑल ये तमाम चीजें इन्होंने लीड तो की है। और तो क्या फेस होता, सेविंग बस एक चाहिए। और सुबकी का सामना अमेरिका को करना पड़ता। जिस तरह से इतनी शर्मिंदगी वो उठा रहे हैं, वहाँ पर एक और शर्मिंदगी अगर ईरान के साथ बॉर्डर पे मिला होता तो फिर बॉर्डर के थ्रू भी ईरान से उतनी ही मार खाते। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन और डॉक्टर शब्बीर रहमान, और बड़े खूबसूरत तज्जिया। हम यहाँ पर सिर्फ हम ही नहीं मान रहे कि पाकिस्तान सिफारती तौर पर कामयाबी हासिल की है उसने और जंग बंदी जो है वो करवाने में कामयाब रहा है, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त एतराफ़ कर रही है। वो बरतानवी हाई कमिश्नर हों, अमेरिका खुद हो, ईरान हो या बाकी पूरी दुनिया हो, मिडल ईस्ट हो, वो ये मानने से बिल्कुल गुरेज़ा नहीं है कि ये पाकिस्तान की ही सिफारती कोशिशें हैं जो रंग लाई हैं और जंग बंदी 2 हफ्ते के लिए हुई है। सीज़ फायर हुई है और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि मुकम्मल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जिस वक्त ये जंग शुरू हुई थी आबनाए हुर्मस खुला हुआ था, लेकिन अब उसे खुलवाने के लिए इस जंगबंदी को यकीनी बनाना पड़ा। एक और चीज़ भी है, जिस वक्त ये जंग शुरू हुई थी उस वक्त अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन जिस वक्त ये जंग ख़त्म हुई है तो सुपर पावर का टैग उनके ऊपर से हट चुका है और ये पूरी दुनिया अब इसको मानने पर मजबूर हो चुकी है। अब अगर मज़ीद इस टैग को वापस लेना चाहते हैं, अपनी इज़्ज़त बहाल करना चाहते हैं, तो फिर दानिशमंदाना फैसले करना, लेकिन अब एक और की जंग में नहीं कूदना पड़ेगा। बिल्कुल, अब एक और टैग है उनके ऊपर, भीगी बिल्ली का, जो कि उन्होंने वाज़ेह सबूत दिया है उसका। बहरहाल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर उन्हें ये साख अपनी वापस बहाल करनी है तो फिर अब प्रॉक्सी जंगें नहीं लड़नी होंगी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, दीगर अहम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एक अहम मामला और वो भी पेट्रोल से जुड़ा हुआ। मुल्क भर में एक बार फिर से पेट्रोल की फराहमी से मुतालिक खदशात बढ़ने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मार्जिन में इजाफा ना होने पर मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी दे दी है। और एसोसिएशन अब ये कहती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल होने वाला इजाफा, इसके बावजूद डीलर्स का मार्जिन बढ़ाया नहीं जा रहा और इसके बायस अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो चुका है। तो जानते हैं कि आखिर इनका मौक़िफ़ क्या है। हमारे साथ नुमान अली भट्ट, वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन, मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। बट साहब, आप इससे जानेंगे कि आखिर कितना मार्जिन और चाहिए, और जो मार्जिन अभी दिया जा रहा है वो नाकाफ़ी क्यों है, और जिस तरह के हम देख रहे हैं फ्यूल क्राइसिस का वक्त चल रहा है, इसके अंदर भी मार्जिन की डिमांड करना, मज़ीद मार्जिन की, क्या ये सूटेबल है? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, मार्जिन तो और क्या हमने मांगना है, हमारे पास मार्जिन है ही नहीं ऑलरेडी। हमारा रेगुलेटेड मार्जिन है 8.64, जो डॉक्यूमेंटेड मार्जिन हमें गवर्नमेंट दे रही है ऑलरेडी। उसमें से भी 12% टैक्स और कंपनियों की फ्रेंचाइज फीस और ये चीज़ें डिडक्शन करके हमें टेक होम ऑलमोस्ट 7 रुपये तक चले जाते हैं। ठीक है जी। और आप देखें कि ये क्राइसिस के दौरान आपकी सेल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 60% ड्रॉप हो चुकी हैं। ठीक है, हमारा जो मार्जिन है वो नंबर ऑफ लीटर से मुंसलिक है। ठीक है जी। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें मार्जिन इन परसेंटेज कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर जितनी आपका लीटर सेल होता है उतने परसेंट के हिसाब से ये एक फार्मूला बन जाए हमारा गवर्नमेंट के साथ। और वो ये रोज कितने रुपए बनते हैं, वो कितनी मालियत बनती है बट साहब? सर, इन टर्म ऑफ लीटर्स जी जी, हम हमारी 8% डिमांड है सर। 8%। और इस वक्त कितना मिल रहा है आपको? जी, इस वक्त ऑलमोस्ट 2% बनता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द 1 लीटर कॉस्ट जो उसकी है। ठीक है।
ठीक है। और बट साहब, आपकी जो मुज़ाकरात कहाँ तक पहुंचे हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है आपके इस मुतालबे पर? जी, हमें तो तकरीबन 3 साल से, 2.5 से 3 साल से यही लॉलीपॉप दिया जा रहा है जी, कि अभी ये हो जाएगा तो आपको दे देंगे, अभी ये हो जाएगा तो आपको देंगे। अभी क्राइसिस लूम कर रहा है, तो अब ये है कि जो बहुत ज़्यादा प्राइस, हमारी कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है, आप देखें पहले आप 1 लीटर परचेज करते थे 250 रुपये का या 260-70 रुपये का, उसके ऊपर भी आपकी मार्जिन जो है वो यही है। अब 520 रुपये का, तकरीबन 21 रुपये का डीजल हो गया है, तो अब भी आपका मार्जिन वही है। देखिए हम कहाँ से पैसा लाएं? अच्छा, लेकिन हम बट तो साहब बंद आप कह होने रहे हैं हैं। कि 2.5-3 साल से आप ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट की जानिब से लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आज बढ़ाते हैं, आज ज़्यादा करते हैं और आज आपकी सुनी जाएगी, लेकिन नहीं सुनी जा रही है। तो फिर अगर 2.5-3 साल से नहीं सुनी गई, तो जिस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट उस वक्त सुनेगी? और क्या गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है? क्योंकि देखना ये होगा कि गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी है और गवर्नमेंट आपको नहीं दे रही है। तो इस वक्त सूरत हाल जो है ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए क्या यही सूटेबल टाइम था? जी देखिए, हमने इनको पहले भी वार्न कर चुके हैं। हमारी एक अली परवेज साहब से मीटिंग भी हो चुकी है लास्ट वीक में। हमने उनको जाके भी ये चीज़ बताई है कि हमारा अब चलाना मुश्किल हो गया, आप हमारे बारे में कुछ सोचें, कोई रीजनेबल टाइम। हमने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारी 2 एसोसिएशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी हमने रीजनेबल गवर्नमेंट को टाइम दिया है कि आप जल्द से जल्द हमारे इस मसले पे गौर करें। कि अगर देखें, गवर्नमेंट अपने लिए तो 200 रुपए लीटर भी बढ़ा लेती है, तो हम भी अवाम है ना, हमारा भी मसला जो है वो रोटी रोजी का है। हमारे साथ भी तो मुलाजमीन काम कर रहे हैं। आपकी पेट्रोल की प्राइसेस या डीजल की प्राइसेस बढ़ने के साथ आपकी कितनी सैलरीज बढ़ गई हैं? क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं ये चीजें? ठीक है, क्राइसिस तो अल्लाह बेहतर करे, हम भी दुआ गो है, हम भी इस मुल्क में रहने वाले हैं, खुदा ना खास्ता जी। हम कहीं अच्छा, बाहर के एक नहीं हैं। लास्टली ये भी बट साहब बताइएगा कि क्रेडिट कार्ड्स नहीं चलेंगे अब पंप्स के ऊपर, कंपनी कार्ड्स नहीं चलेंगे, और इसकी सर, वो वजह क्या देखें, है? वो उसमें सर देखें, एक बहुत बड़ी बदमाशी है कंपनीज की और बैंक्स की। आप देखें कि 1 लीटर के ऊपर हम जब ऑलरेडी 12% टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, एक रेगुलेटेड मार्जिन में से सारा हम दे रहे हैं, ऑलरेडी डिडक्शन हो रही हैं। उसके बाद आप जो फ्यूल सेल करते हैं बजरिया किसी कंपनी के कार्ड के, क्लब कार्ड जी, या जी, जी। जो भी इन कंपनियों ने नाम रखे हुए हैं, उसके ऊपर भी ये हमसे तकरीबन 2.5-3 रुपए काट लेते हैं। ठीक है सर, हमारी जब पेमेंट रीइंबर्स होती है, एक कस्टमर है वो पंप पे आता है, वो कार्ड स्वैप करता है, हमसे 1 लीटर और फ्यूल डेबिट purchase करता डेबिट है, कार्ड उसके तो चल बाद- सकेगा, ऐसे ही है? सर डेबिट और क्रेडिट सब पे डिडक्शन है। अच्छा, डेबिट कार्ड भी अब नहीं दोनों चलेंगे? नहीं चलेंगे, ना ही जी, वो कंपनी नहीं चलेंगे, कार्ड, वो ना हमने ही उठा- डेबिट कार्ड, अच्छा, सिर्फ कैश क्रेडिट चलेगा। कार्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच, सिर्फ बहुत कैश में शुक्रिया। डील करना चाहते हैं पेट्रोलियम एसोसिएशन के। वो कहते हैं कि हमारी डिडक्शन ऑलरेडी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद जब कार्ड्स हमारे पास आते हैं तो फिर हमें एक टैक्स जो है उसकी मद में डिडक्शन करवानी पड़ती है। बहुत शुक्रिया। नुमान अली भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते जी हैं। हाँ, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज होंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। और कुछ बात हो जाए पाकिस्तान के होनहार सपूतों की। आज हम आपको ऐसी बाहिम्मत और पुरअज़्म खातून से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ एक सफ़र नहीं किया, बल्कि एक सोच, एक पैगाम और एक तहरीक को जन्म दिया है। ये ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून हैं गुलअफ़शां तारिक, जिन्होंने बाइक पर लंदन से लाहौर तक का तारीखी सफ़र शुरू किया है। हम तो गाड़ी में भी शायद 1000 बार सोचेंगे और फिर आखिर में हमारा फैसला हो गया भाई बहुत मुश्किल काम है, बाहर ही चले जाएं। बाइक पे उन्होंने कर लिया। बिल्कुल, जो अब अपने इख्तिताम के करीब पहुंच भी चुका है ये सफ़र, और ये सफ़र सिर्फ मीलों का फासला तय करने का नाम नहीं था, बल्कि ये ख़वातीन के हौसले, खुद एतमादी और अज़म की एक जीती जागती मिसाल है। गुलअफ़शां तारिक, जो अपने शौहर और 3 साला बेटी के साथ मैनचेस्टर में रहती हैं, उन्होंने ये मुनफरद चैलेंज कबूल किया और फिर कई ममालिक अबूर किए, और उनकी इस मुहिम का मकसद ये पैगाम देना था कि अगर ख़वातीन पुरअज़्म हों तो वह हर रुकावट को अबूर कर सकती हैं। तो हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहना चाहेंगे गुलअफ़शां, जो कि बाइक राइडर हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको गुलअफ़शां। ये बड़ा ही चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक भी गुजरे होंगे जहाँ पर एक खातून को बाइक पर ट्रैवल करते हुए देखकर काफ़ी हैरत का भी इजहार किया गया होगा, नापसंदीदगी का इजहार भी किया गया होगा। तो आपने ये इतना लंबा सफ़र कैसे सोच लिया कि आपने बाइक पर कहाँ से कहाँ तक का सफ़र करना है?
मुश्किलात तो बहुत थी, सिर्फ ये नहीं कि लोगों का रिएक्शन, बट मौसम बहुत बदल रहा था बार बार, कभी कहीं स्नो होती थी, कहीं बारिश होती थी। उसके अलावा रोड कंडीशन बहुत टफ थी। मतलब गूगल मैप पे आपको इतना भी पता नहीं चलता कि कितने बड़े पहाड़ हैं, आप कहाँ पर जा रहे हैं। तो मैं इतनी ज्यादा प्लानिंग कर सकी। लेकिन ये है कि मुझे याद भी नहीं है मैंने कितने माउंटेन्स कवर किए हैं, कितनी टनल्स से गुजरी हूँ, कितनी सी साइड मैंने कवर की हैं। और उसके अलावा और भी काफी चैलेंजिंग चीजें थी, जो मेरी बाइक की मेंटेनेंस, चेन मेरा खराब हो गया रास्ते में और छोटी मोटी चीजें होती रही। तो ये इन सारी तो छोटी मोटी ये चीज़ें ये वैसे तो देखने में या सुनने में छोटी मोटी लग रही हैं, लेकिन जब आपको दौरान सफ़र और आप ख़ासतौर पे अकेले हों तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसकी कोई ट्रेनिंग भी ली, ये सारी चीज़ें जो आसानी से आप कर सकें? क्या कुछ आपने रखा, बाइक को ठीक करना हो या खुदा न खास्ता कोई छोटी मोटी चोट लग जाए, फर्स्ट एड बॉक्स उसकी ट्रेनिंग, बिल्कुल बाइक को ठीक करने की ट्रेनिंग, कितना एडवेंचरस रहा ये सफ़र? बिल्कुल, मैंने तकरीबन 5 महीने पहले अपनी पूरी तैयारी करनी शुरू की थी इस ट्रिप के लिए, हाँ। क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रिप था। मेरे पास हर तरह की चीज़ है, बाइक मेंटेनेंस के लिए, चेन मेंटेनेंस के लिए, फर्स्ट एड किट भी है मेरे पास, तो कैंपिंग का सामान भी है, स्टोव भी है कुकिंग के लिए। हर वाह! तरीके से मैं मेंटली तैयार थी और फिजिकली भी, और अपनी बाइक को मैंने फुली इक्विप्ड किया हुआ था। लेकिन ऑब्वियसली जब आप सफ़र पे निकलते हैं तो चैलेंजेस तो आते हैं, और ऐसे आते हैं कि आपको पता नहीं होता किस तरह का चैलेंज आपको मिल बिल्कुल सकता ऐसे। है। जी। अच्छा गुलफ्शा, आपने जो साथ अपने सामान रखा, एक तो आपने अपनी बाइक को रिपेयर करने के लिए उसकी तमाम चीज़ें रखी होंगी, और उसके साथ साथ आपने एक स्टोव भी रखा, आपने खाना शाना पकाने की भी तैयारी मुकम्मल रखी। तो क्या ये नहीं सोचा कि रास्ते में जहाँ पर भी स्टे होगा वहाँ से भी खाया जा सकता है, अपने साथ इतना बर्डन कैरी नहीं करना चाहिए? या फिर ये आपका पूरा प्लान था कि मैं इसी तरह से जहाँ पर रुकूंगी वहाँ पर अपने लिए खाना भी खुद बनाऊंगी? और फिर फैमिली बड़ी कंसर्न होती है इस हवाले से कि सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, ख़वातीन अकेली जब जाती हैं तो बहुत सारे मसाइल भी दरपेश होते हैं। तो फैमिली किस तरह से आपके साथ सपोर्टिव रही इस ट्रैवल के दौरान, और फ़ोन पे आपकी गुफ्तगू होती थी, फैमिली के साथ इन टच रही आप? बिल्कुल, मेरे पास बल्कि मेरे मोटर बाइक में ट्रैकर था, वो लोग मुझे देख रहे थे थ्रू आउट ओह, कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ, ताकि उनको तसल्ली रहे कि मैं सेफ हूँ। और उसके अलावा स्टोव तो मैंने रखा था, मैंने तैयारी की थी अपनी कि मैं, मेरे पास सारा कुकिंग का सामान हो, और प्लानिंग यही थी कि मैं हर जगह पे खुद कुकिंग करूंगी। लेकिन मैंने की नहीं मैंने बहुत कम अच्छा। जगहों पे खुद कुकिंग की है। मैं वेजिटेरियन हो गई थी जहाँ पे मुझे हलाल खाने नहीं मिलते थे, क्योंकि मुझे वहाँ के लोकल डिशेस ट्राई करनी थी। चाय के बगैर मैं रह नहीं सकती, इस वजह से चाय मैं जगह जगह पे रुक रुक के बनाती थी अपने लिए। लेकिन स्पाइसेस ज़बरदस्त। मैंने अपने कैरी किए हुए थे। लेकिन जितना मैंने सोचा था कि मुझे कुकिंग करनी पड़ेगी, उतनी मैंने की नहीं। और इतना हैवी स्टफ नहीं था। मैंने बहुत प्लानिंग की थी कि बहुत लाइट वेट कॉम्पैक्ट मेरा स्टोव है, बिल्कुल छोटे साइज का है, जो मैं अपने अच्छा। साथ कैरी कर रही हूँ। पॉट्स एंड पैन भी ज़बरदस्त। बहुत छोटे हैं, कैंपिंग का सामान भी मेरा बहुत लाइट वेट है। जो मेरा मेन चीज़ है मेरी बाइक में जिसने जगह ली हुई है, वो मेरी टूल किट है, मेरी फर्स्ट एड किट है, मेरे कपड़े हैं और मेरे गैजेट्स हैं, जो कैमराज और स्टफ मैंने अपने साथ कैरी किया हुआ है। अरे वाह! ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपके इस अब तक के जर्नी को हम सोच सकते हैं, इमेजिन ही कर सकते हैं, तो एक बहुत ही किसी एडवेंचरस मूवी का कोई सीन लगता है। आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली, आइडिया कहाँ से आया? कोई मूवी देखी थी तो जोश चढ़ा, या बचपन से ये ख्याल था कि नहीं, नहीं। ये करके रहना है आपने? बचपन से ही था, मुझे घूमने का शौक था। लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ट्रैवलिंग की, मिडिल ईस्ट में भी की। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे मर्द बाहर जाके मोटर बाइक चलाते हैं, लेकिन कभी किसी खातून ने नहीं किया। तो वो इंस्पिरेशन मैं बनना चाहती थी कि हम खवातीन भी हाँ, पाकिस्तान से ट्रैवल कर सकती हैं आउट ऑफ द ज़बरदस्त। कंट्री, ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट विद प्रॉपर वीजाज एंड ज़बरदस्त। डॉक्यूमेंटेशन। तो तो वो गाइडेंस गुलफ्शा, मुझे अभी बनानी कहाँ थी, तक जिस पहुँची वजह हैं आप? से अभी अभी करंटली या कहाँ पर हैं? अम, कितना सफ़र बाकी है? मैं बुल्गारिया वापस आई हूँ। सो मेरे अच्छा। मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हुई। मैं पूरा अपना ट्रैक करके फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ग्रीस, फिर बुल्गारिया, फिर तुर्की, और ईरान के बॉर्डर पे मैं पहुंची थी 3 दिन पहले। वहाँ और पे वहां से टेंशन मुझे होगी। वापस मोड़ा गया। हाँ। हाँ, वहां से मुझे उन्होंने वापस मोड़ा। तो वहां अभी पे अभी आर्मी थी, सीज़ फायर उन्होंने हो मुझे चुका है, इसका बताया। फ़ायदा उठा लीजिए आप जल्दी से। अब मैं वापस आ चुकी हूँ बुल्गारिया पूरा अच्छा। तुर्की ओह। करके वापस बुल्गारिया आ चुकी हूँ। तो तो अब ये प्लान है कि मुझे ये बाइक शायद यहीं पर छोड़ना होगा और मुझे बाय एयर कराची आना होगा। क्योंकि अब ज़बरदस्त। मुझे अगर वापस तुर्की जाना है तो मुझे तकरीबन 10 दिन और चाहिए, और वीजा प्रोसेस चाहिए, जो वीजा मुझे अब यहाँ ओहो। मिलेगा नहीं इस वक्त। और ये ओके। सीज फायर लेट
3 दिन पहले हो जाता तो शायद मैं एंटर हो जाती, क्योंकि मैं बॉर्डर पर ही थी। अच्छा, तो बस गुलफशा, किस्मत आपको में नहीं। कितने ममालिक आपके रास्ते में आए पाकिस्तान पहुंचने तक? कितने ममालिक आते हैं? और फिर उन तमाम के वीज़ाज़ आपने पहले से हासिल कर रखे थे ताकि कोई मुश्किल दरपेश ना हो? और ये सफ़र कितने टाइम पहले आपने शुरू किया था, जो कि अभी आप कह रही हैं कि आप ईरान के बॉर्डर से वापस गई हैं, तो कितने टाइम में आपका ये मुकम्मल करने का प्लान था और कब से शुरू हो चुका था ये? मैं तकरीबन 12 मार्च को मैनचेस्टर से निकली थी और 14 ओके। मार्च को मैं लंदन से निकली थी। और मेरा प्लान था कि मैंने 1 मई को पाकिस्तान में होना है, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा था और तुर्की और ईरान के लिए मैंने तकरीबन 10 से 15 दिन ईच रखे हुए थे। और वीज़ा प्रोसेस बहुत ही हेक्टिक था, क्योंकि ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट में ट्रैवल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा। खवातीन के लिए गाइडेंस बनानी है, कि हम विद पाकिस्तानी पासपोर्ट भी ट्रैवल कर सकते हैं। जबरदस्त। तो उसके लिए बहुत जबरदस्त। पेपर वर्क चाहिए होते हैं, टाइमली वीज़ाज़ एंड कारनेट एक आपका मोटर बाइक का वीज़ा होता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है और ईरान और पाकिस्तान के लिए आपको चाहिए होता है। तो वो एक मेरी एक स्ट्रगल थी उसको हासिल करना, जो बहुत मुश्किल से मुझे मिला। और उसके बाद बस अभी काफ़ी सारे ममालिक करके अब वापस यू टर्न करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन बिल्कुल। सिचुएशन इस तरह की थी कि मुझे करना पड़ा। लेकिन अब ये है कि जब पाकिस्तान में कवर कर लूंगी, मुझे वापस बुल्गारिया आना होगा और बुल्गारिया से बाइक चला के यूरोप के दूसरी साइड से अब मैं वापस यूके जाऊंगी। अच्छा, ज़बरदस्त। अभी ये जो रोड ट्रैवल है, यकीनी तौर पे बहुत से यादगार लम्हात आपने कैमरे के अंदर भी फिल्म बंद किए होंगे और आपकी यादों के अंदर भी हमेशा रहेंगे। तो कोई दिलचस्प वाकया जो आपके साथ पेश आया हो, और बाइक भी बताइएगा कि कौन सी बाइक है, कितने वो पावरफुल है, उस बाइक को चलाने का, इतने घंटों तक चलाते रहने का ये एक्सपीरियंस कैसा गुजर रहा है? मेरे सबसे यादगार आई थिंक वही था जब मैं जा रही थी, आई थिंक अनकरा से खेसरी जा रही थी तुर्की के अंदर। अच्छा, अच्छा। और बिल्कुल पहाड़ थे और मौसम पूरा मतलब तूफानी मौसम था, और मेरे ऊपर से एक ईगल आया और बिल्कुल मेरे लेवल पे आके गुजर के गया। तो आई विश उस वक्त मेरा कैमरा ऑन होता, लेकिन वो ओहो। क्योंकि बर्फ और तूफान था, मैं उस वक्त कैमरे के ऊपर फोकस नहीं था, लेकिन वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और उसके अलावा मोटर बाइक मेरे पास BMW 310 GS है, 2024 मॉडल जबरदस्त। मैंने लिया है। उसको पूरा कस्टमाइज किया है मैंने, हीटेड ग्रिप्स लगाई हैं कि अगर ठंड हो तो मेरे जो हाथ हो वो हीटेड हो। और उसके अरे वाह। अलावा लगेज के लिए सारी चीज़ें अपनी मैंने इक्विप की हुई हैं, हेलमेट, गियर, मेरी जैकेट्स, एवरीथिंग वाटर प्रूफ है, क्योंकि मौसम आपको किसी तरह का भी मिल सकता है जब आप ट्रैवल करते हैं। तो मैंने हर तरह के मौसम के लिए अपने साथ सारे गैजेट्स रखे हुए हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, क्योंकि आपको बचपन से ये शौक था गुलफशा, तो कभी आपने पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं पाकिस्तान का झंडा जो है वो आपकी शर्ट के ऊपर हमें नुमाया नज़र आ रहा है, तो पाकिस्तानी होने पर आपको फ़ख्र भी, और पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ आपने इन तमाम ममालिक में ट्रैवल किए। कभी ऐसा भी कोई एक्सपीरियंस गुजरा कि पाकिस्तान के अंदर आपने यहाँ के नॉर्दर्न एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ के बाइकर्स जो हैं वो स्पेशली पाकिस्तान के अंदर नॉर्दर्न एरियाज़ तक जाते हैं और आखिरी बॉर्डर तक टच करके आते हैं बाइक के ऊपर, तो आपने कभी ऐसा भी कोई एक्सपीरियंस किया पाकिस्तान के अंदर रहते हुए? जी, मैंने पाकिस्तान में, बल्कि यूके मूव होने से पहले मैंने बहुत ट्रैवल किया है। 3 मेरे नेशनल रिकॉर्ड है पाकिस्तान में। मैंने 22 डेज में खैबर पख्तूनख्वा किया था, फिर मैंने पंजाब किया था, सिंध किया था। मैं बहुत ट्रैवल किया हुआ है मोटर बाइक पर पाकिस्तान में, और आपके गुजरात तक तो मैं साइकिल पर भी गई थी। तो वो अब तो काफ़ी साल हो गए हैं मेरी ट्रैवलिंग को पाकिस्तान में, लेकिन अब जब वापस आ रही हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या बदल गया होगा 6 सालों में, कैसे होगा, और लोगों से मिलूंगी। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। आप बहुत जल्द आइए गुलफशा, और पाकिस्तान आपको वेलकम कहता पाकिस्तान है। आइए तो हमारे स्टूडियोज में भी तशरीफ लाइएगा, बिल्कुल। फिर भी गपशप। और पाकिस्तान 6 सालों में मजीद खूबसूरत हो गया, लोग भी मजीद खूबसूरत हो गए हैं, निखर गया है, और बहुत ही पाकिस्तान ने अपने आप को मनवा भी लिया है मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ जगहों पर। तो आप आइए और फिर पाकिस्तान आपसे मुलाकात भी होगी, और बहुत सारी आपके लिए दुआएं आपके सफ़र के लिए। गुलफशा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब, ये वो ख़वातीन हैं जो कि माशाल्लाह राह हैं दीगर ख़वातीन के लिए भी, और दीगर ख़वातीन को बताती हैं कि ख़वातीन होना कोई कमज़ोरी नहीं है, ख़वातीन होना आपकी एक स्ट्रेंथ है, जिसको आप अच्छे से अगर अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करें तो फिर आप क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। और यूके का पासपोर्ट होने के बावजूद वो ट्रैवल कर रही हैं पाकिस्तान के पासपोर्ट पे, ये साबित करने के लिए, बल्कि उन बच्चियों को, उन ख़वातीन को हिम्मत देने के लिए, हौसला देने के लिए कि कोई भी चीज़ रुकावट नहीं होती अगर आपका हौसला या अज़्म पुख्ता हो। आगे बढ़ते हैं, और बात हो रही है ट्रैवलिंग की। तो अमेरिका में घोड़े नाज़िन सिर्फ 3 मिनट के अंदर मुख्तलिफ करतब दिखाएं
और 38 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम भी कर लिया उसने। वाह, जबरदस्त। शिमाली कैरोलिना से ताल्लुक रखने वाला ये 19 साला घोड़ा है जिसका नाम है ग्रिंगो। इसने अपनी मालकन लॉरेन से तरबियत लेकर अब रिकॉर्ड बनाए हैं और लॉरेन ने इसे नाचने, गेंद को लात मारने, झंडा लहराने, घंटी बजाने, हत्ता कि अपनी नाक से कीबोर्ड चलाने जैसे मुनफरद हुनर भी सिखा रखे हैं। तो ग्रिंगो ने ये तमाम 38 करतब सिर्फ 2 मिनट 47 सेकंड में मुकम्मल किए हैं। और घोड़े की जो मालकिन है लॉरेन, वो ये कहती हैं कि उन्हें उम्मीद है कि ग्रिंगो की ये कामयाबी घोड़ों की तरबियत करने वालों के लिए हौसला अफजाई की बर्जा बनेगी, बायस बन जाएगा। तो बड़ी मुश्किल रहा होगा उनके लिए, चैलेंजिंग रहा होगा घोड़े को इतना कुछ सिखाना। मुश्किल किसके लिए रहा होगा, सिखाने वाले के लिए या घोड़े के लिए? घोड़े के लिए। अच्छा, घोड़े के लिए। आपकी हमदर्दियां घोड़े के साथ हैं, लेकिन बार उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, दीगर इश्यूज भी होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। की कीमतों का, और ये तो पेट्रोल को भी क्रॉस कर गई है, इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। सरकारी निर्ख से भी महंगी हो गई है और 500 रुपये से ज़ायद फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है जनाब। जी हाँ, और लाहौर की जो सारिफीन हैं वो बिलबिला उठे हैं। वो कहते हैं कि 300 रुपये फ़ी किलो में पहले मिलती थी, अब ब्लैक में 520 से भी ज़ायद में मिल रही है। तो ये इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं। ओवरऑल ही क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं LNG की कीमतें एकदम से इतनी बढ़ा दिए जाना, एक तो गवर्नमेंट की जानिब से बढ़ाई गई है और उसके बाद जो ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है उसके ऊपर हम देख रहे हैं पर लीटर 500 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मैनेजमेंट है, उम्मीद तो हम ये करते हैं क्योंकि एक ताज़ा पेशरफ्त हुई है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और सीज़ फायर की वजह से, क्योंकि अब ये 2 हफ्ते का तो सीज़ फायर बहरहाल है, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें मुकम्मल जंगबंदी यकीनी हो सके और इससे प्राइसेस कम आएंगी, बेहतरी की तरफ हो रहा है मामला। इंटरनेशनली भी जो ऑयल प्राइसेस हैं उसमें काफ़ी हद तक 18 से 20% तक कमी वाक़ई हो चुकी है। मज़ीद कमी भी मुतवक्के है। स्टॉक मार्केट्स परवान चढ़ रही हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी लगभग 13,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। तो अब देखते हैं कि LPG की कीमतों की सूरत हाल क्या है लाहौर। बिल्कुल जी, हम जान लेते हैं। हमारे साथ राना वहीद मौजूद हैं लाहौर से, और हमारे एक और नुमाइंदा भी हमारे साथ मौजूद यूसुफ हैं मुल्तान से। हम सबसे पहले राना वहीद का रुख करेंगे। राना वहीद, आप बताइएगा लाहौर के शहरी क्या कहते हैं, क्या दुहाइयाँ हैं उनकी, और इतनी ज़्यादा जो ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है या हुकूमत इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखती है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जैसे पेट्रोल कीमत जो है वो बढ़ी और उसके साथ हमने देखा कि गैस की कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने को मिला है। LPG की कीमत में जो है तकरीबन 150 से 200 रुपये तक जो है वो इजाफा हो चुका है। इस वक्त LPG जो है वो 500 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है और उससे ज़्यादा भी बहुत सी दुकानों के ऊपर जो है 510, 20, 25, 30, 40 तक भी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो सार्फिन जो हैं वो काफ़ी उन्हें मुश्किलात का सामना है, क्योंकि 1 किलो गैस जो है पहले उन्हें 300 रुपये किलो मिलती थी, अब वही गैस जो है वो 520, 25, 30 रुपये तक जो है वो दुकान से उनको रिटेल में मिल रही है। मेरे साथ एक सारफ है, उनसे बात करते हैं। आपने हाथ में सिलेंडर पकड़ा हुआ है, कितनी गैस भराई है? इसमें मैंने 800 की भरवाई है। 800 की कितनी आई है? तकरीबन हाँ इतना ही बनती है तकरीबन। 1 किलो से थोड़ा ऊपर है। 1 किलो से थोड़ी सी ऊपर है। हाँ जी। तो ये पहले कितने रुपए होती थी? ये 320 रुपये। पहले 320 थी जी। तो अब कितनी महंगी होगी? 200 से? हाँ देख लें, हिसाब लगा लें। तो क्या कहेंगे, इसमें कोई फ़र्क पड़ा है आपकी जेब सर जी फ़र्क ये पड़ा है कि पहले हम 1000-1200 कमा लेते थे, अब 200-300 400 इतना कमाते हैं सारी दिहाड़ी इस गैस की वजह से। सारी दिहाड़ी काम करके शाम को 300-400 रुपया कमाते हैं हम। पहले जो है वो बच जाते थे पहले बच जाते थे। जी, आपने यहाँ पे दुकानदार भी, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, गाहक में फ़र्क आया है? पहले जो लोग कितना फ़र्क पड़ा है गाहक में और दुकान में? काफ़ी फ़र्क पड़ गया, काफ़ी पड़ गया। पहले कम से कम 10-12 सिलेंडर बेच लेते थे, अब 3 से 4 बिकते हैं। कस्टमर की पॉकेट में पैसे ही ना हो तो फिर गैस कैसे बढ़ेंगे? 500 रुपये किलो, पहले 320, 300 इस तरह चल रही थी। सप्लाई में तो कोई खलल नहीं, सप्लाई आ रही है? नहीं, पीछे से गैस ही नहीं मिल रही तो कैसे हम बढ़ेंगे? पीछे से महंगी आ रही है, हम महंगी बेच रहे हैं। वैसे आ रही है, तरलियां नाल ही दे रहे हैं। 100 सिलेंडर जाते हैं तो 20 भर के आते हैं। जी, आपने ये गुफ्तगू सुनी जो दुकानदार की और जो सारफ है। हर बार यही उन्होंने मामला बताया देखते हैं कि जितने भी दुकानदार मालिकान हैं वो कहते हैं पीछे से हमें कितना पीछे हमें जाना पड़ेगा इसके लिए। ये तो अब
हुकूमत ही बता सकती है कि वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे। मुल्तान का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, मौजूद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा कि मुल्तान में सूरत हाल क्या है और मुल्तान में इस वक्त कितनी कीमत बढ़ाई गई है और जो मनमांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं वो कितने हैं? हाल की अगर हम बात कर लें, उसके बाइस मुल्तान में जो LPG गैस है या अब है या कीमतें ऊपर की जानिब है। तमाम तर सूरत हाल ये है कि अक्सर व बेशतर दुकानें बंद मिलती हैं, सप्लाई बहुत कम मिल रही है दुकानदारों का कहना है, और उसकी वजह से शॉर्टेज बढ़ रही है। जो रेट पिछले चंद रोज़ पहले तक 400, 440, 430 था, वो इस वक्त बढ़ के 500 रुपये फ़ी किलो, 490 रुपये फ़ी किलो कहीं बिक रहा है। ये सूरत हाल इस वक्त गैस की चल रही है। यहाँ पर कुछ रिक्शा ड्राइवर्स हैं, शहरी हैं, वो भी गैस डलवा रहे हैं। दुकानदार हजरात भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, कहा जा रहा है जी आप गैस महंगी बेच रहे हैं, गवर्नमेंट रेट पे नहीं बेच रहे, तो क्या सूरत हाल है? आप लोगों का अभी क्या लाए अमल? सर, प्लांट पे रोज़ाना के रोज़ाना नया रेट होता है। अब एक दिन जा रहे हैं 16,000 रुपये का सिलेंडर है, अगले दिन जाते हैं 16,500, अगले दिन जाते हैं 17,000, अब 19,500 रुपये का सिलेंडर हुआ है, जिसकी वजह से अब ग्राहक जो है ना हमारे पर ऐसे देखता है कि जैसे हम उनके दुश्मन हैं। अब वो प्लाट के से जो रेट बढ़ रहा है तो वो उसकी वजह से रेट कम करेंगे तो जाहिर सी बात है यार हम भी करेंगे। हमारा मार्जिन सिर्फ 5 से 10 रुपये होता है और उसी में ही हमारे से ग्राहक जो है ना बहस करके वो भी छुड़वा लेता है। हम दुकानदार इसकी वजह से बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि अगर 300 कुछ रुपये यानी कि रेट निकाला हुआ है तो हम दुकानदारों को दें यहाँ पे, तो मेहरबानी करें, कोई एक्शन उठाएं प्लांट वालों पे, डीलरों पे। ये जो है ना ये ना करें ऐसे ही ब्लैक मेलिंग जो गैस कर रहे हैं। हम दुकानदारों का क्या कसूर है? कारोबार नहीं है, ड्राइवर बहुत परेशान है, ग्राहक घरेलू सार्फिन वो परेशान है, हर बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, कारोबार है ही नहीं। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है। रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। जी बताइएगा, गैस महंगा हो गया, क्या बचत है, कितनी परेशानी क्या है? 1700 गैस पे है, 900 रुपये बचाए हैं, 800 रुपये। 1700 गैस पे है, पूरे दिन में 800 रुपये बचाए हैं, उसमें 200 का दूध हो जाता है, बाकी क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। बड़े परेशान हैं, आपसे मेहरबानी है कि आप ख्याल करें, खुदा है, मजाक नहीं कर। अब दूसरी दफ़ा गैस पर सुबह पर है 10 बजे पर 10 बजे पर आ गया ना 500 रुपये का, और फिर 500 का डलवा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया माज़न यूसुफ मुल्तान से, राना वहीद लाहौर से। सभी की यही है, दुकानदार ये कहते हैं कि हमें पीछे से महंगा मिलता है और पीछे वाले कहते हैं कि जी हमें हुकूमत महंगा देती है, लेकिन हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए। और ये जो ब्लैक में चीज़ें बिक रही हैं, इससे अल्टीमेटली खमियाजा तो आवाम भुगत रही है। उन्हें महंगी LPG ख़रीदी जा रही है और अब जिस तरह से हम देखते हैं कि जो गैस है, सुई गैस है, वो तो चूल्हों में दस्तियाब ही नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने गैस ही भरवानी है अपने सिलेंडर्स में, और उसके लिए महंगी गैस 500 रुपये फ़ी kg, बहुत बिल्कुल। और हुकूमत की जानिब से तो बल्कि जो हम देख रहे थे गाय का गोबर है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है, तो अवाम जाएं तो जाएं कहाँ, जो गांव देहात में लोग इस्तेमाल करते हैं उस फ्यूल के ऊपर भी इस वक्त टैक्स लगाया जा रहा है। आपको बताएं कि पंजाब में महंगी LPG की फ़रोख्त के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का फैसला भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर क़यादत पंजाब हुकूमत ने LPG की कीमतों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए हैं और हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि ओगरा की मुकर्रर करदा कीमतों से ज़ायद पर LPG फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा और किसी को भी मनमानी कीमतें वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी पर बात करेंगे। इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं LPG एसोसिएशन के। वेलकम टू शो कहेंगे आपको खोखर साहब, और आप ही से जानेंगे कि आखिर जो इस वक्त कीमत वसूल की जा रही है आवाम से 500 रुपये पर लीटर के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, कितनी पीछे से आपको किस अमाउंट पर मिल रहा है, किस कीमत पर मिल रहा है और कितना मार्जिन रख के फ़रोख्त किया जा रहा है? और आवाम की जो दहाइयाँ हैं वो कहते हैं कि जी महंगाई है और हमें महंगे दामों में वसूल हो रहा है, हम ख़रीद पा रहे हैं, लेकिन यही अगर हम जो बेचने वाले हैं, दुकानदार हैं, उनसे बात करें तो वो कहते हैं पीछे से महंगा मिल रहा है। आप ही ज़रा इसका खुलासा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट इसकी रेट का तयन ज़रूर करती है, लेकिन गवर्नमेंट इम्पोर्ट नहीं करती। इसमें 60-70% इम्पोर्ट है और लोकल गैस जो है वो भी इम्पोर्ट के ऊपर कीमत बिक रही है। हुकूमत की रेट बिल्कुल नहीं है। CM साहब का मैं बेहद मशहूर हूँ, लेकिन जो ऑर्डर उन्होंने किए कुछ, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि वो दुकानदारों को, जो आपकी पैरा फोर्सेस हैं या बाकी अदारे हैं जिनको उन्होंने ऑर्डर किए, मेरी उन सब तमाम अदारों के जो अफसरान हैं, हेड ज़बान, उनसे गुजारिश है कि इसकी सप्लाई चेन को आप
ऊपर से नीचे तक यकीनी बनाए। दुकानदार की जरूरत नहीं है ब्लैक करना इतना। बात यह है कि जहां सप्लाई चेन चलती है उसको ठीक बनाना, ये दुकानों को पकड़ दकड़ सील। अच्छा, आपको किस रेट पे दस्तियाब है इरफान साहब? ये सप्लाई गवर्नमेंट की सिर्फ लोकल प्रोडक्शन है। 2022 टन 70% तकरीबन हमारी इंपोर्ट है। इंपोर्ट प्राइवेट सेक्टर से आ रही है और जहां से आ रही है वहां से लेके प्लांट तक जो है ना हमें सप्लाई अगर सरकारी कीमत पे मिलेगी, हम डिस्ट्रीब्यूटर इंशाल्लाह ताला आपके साथ है। गुजारिश यही है इरफान साहब, जरा आवाम को भी एजुकेट कीजिए। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इससे चीजें बेहतर नहीं हो सकती जी। अच्छा इरफान साहब, ये बताइए कि आपको शिकायत क्या है? आपको कितने नर्ख में एलपीजी मिल रही है? हुकूमती नर्ख क्या है? पूरे पाकिस्तान पे सरकारी कीमत पे किसी जगह भी गैस दस्तयाब नहीं है। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि कोई दुकानदार अपने घर में गैस पैदा नहीं करता। अगर गैस शॉर्ट हो, ये प्राइवेट सेक्टर से इंपोर्ट हो रहा है, इसके मैकेनिज्म नहीं बना हुआ, लेकिन ओगरा का नोटिफिकेशन है, वो कहता है कि ओगरा का नोटिफिकेशन गलत है। मैं अच्छा, आपकी बात सही है खोखर साहब, लेकिन आप किस दाम पे खरीद रहे हैं? आपको हुकूमत से किन दामों मिल रही है, ये थोड़ा सा हमें वाजे कर दें। अगर वो फर्ज करें गलत है, उसको बिल्कुल ठीक कर दिया जाए और उसके बाद सप्लाई चेन को अगर डिस्ट्रीब्यूटर को ये फोर्सेस जितनी पंजाब की है या पाकिस्तान की है, ये सरकारी बनाई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर तक का है, तो हम आपसे वादा करते हैं कि अवाम के घर हम। इरफान साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा सवाल भी ले लीजिए कि आपको किन दामों पर हुकूमत से किस रेट पर मिल रही है जो 500 पे बेची जा रही है? हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे आपसे। जी, मैं सिर्फ ये बताना बड़ा सादा लफ्जों में अवाम को समझ आ जाए कि 200 रुपए पर केजी ब्लैक मार्केटिंग ऊपर से हो रही है, ऊपर से होते हुए नीचे आ रही है 304 रुपए केजी सरकारी कीमत है सार्फिन के लिए। इस सार्फिन के लिए कम से कम 200 रुपए पर केजी, ये आसान लफ्जों में 2 लाख रुपए पर मेट्रिक टन, 8000 टन की सेल है इस वक्त। एलएनजी की शॉर्टेज की वजह से घर में गैस की। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं इरफान साहब कि ये शॉर्टेज की वजह से कीमतें बढ़ाई गई हैं, क्योंकि वाफर मिकदार में मौजूद नहीं है एलएनजी, इस वजह से उसकी कीमतें बढ़ाई गई हैं। आप ये नहीं बता पा रहे कि हुकूमती दाम क्या है, आपको हुकूमत से किस रेट पर दस्तयाब है और उसके ऊपर आप कितना मार्जिन रख के आगे फरोख्त कर रहे हैं? अगर हम ये आपसे जान पाए तो। यही कह रहा हूँ कि ओगरा के नोटिफिकेशन में आप देखें तो वहां पे जो प्राइस है सरकारी कीमत सार्फिन के लिए या होलसेल के लिए या मार्केटिंग कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, वहां पे एक अलग से मैटर बना हुआ है। 35,000 रुपए टन जो 304 रुपए केजी गैस बिकना है, उसमें 35,000 रुपए मुनाफा शामिल है। ये जो 500 या 550 बिक रही है ब्लैक मार्केटिंग, 200 से 250 रुपए किलो, ये ब्लैक मार्केटिंग है। बड़े मैं सादा लफ्जों में समझाने जा रहा हूँ कि हमारा मार्जिन 304 रुपए के अंदर बिल्कुल दिया हुआ, ऑलरेडी पहले दिया हुआ है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? ये जो क्रैकडाउन अब पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, उसके मुताबिक हमारा मार्जिन रखा हुआ है ऑलरेडी जी। अच्छा, ये जो इसका सॉल्यूशन, इसका हल आपकी नज़र में क्या है? जो क्रैकडाउन किया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, इससे मामला सही हो जाएगा? देखिए, जब पेट्रोल की कीमत आप शाया करते हैं तो 1 मिनट पे जहां भी जाओ पेट्रोल उस कीमत में मिलता है, लेकिन इसी तरह पाकिस्तान में ऊपर से नीचे तक यानी कानून की रिट मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे एलपीजी इंडस्ट्री के लिए कानून नाम की चीज कोई नहीं है। बात यह है कि लेजिस्लेशन होने जा रही है सेनेट में, वकार मेहदी साहब और कासम गिलानी साहब कोशिश कर रहे हैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में इसके लिए सजा का तयन हो। सिर्फ अगर कोई वायलेशन करता है उसको सिर्फ 3,000 रुपये जुर्माना दे, बेशक बोदर ब्लास्ट हो जाए, बंदा एक मर जाए, 100 मर जाए, हैदराबाद में 57 बच्चे मर गए। कानून नाम की जब तक कानून शादी नहीं होगी, किसी बंदे को खौफ नहीं होगा, तो खैर मेरे सेनेट बिकने से बाज आएगा और ना ये ब्लैक मार्केटिंग से बाज आएगा। कानून नाम की चीज कोई नहीं है, इंडस्ट्री की तबाही से कानून शादी ना होने की इरफान साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से 200-300 रुपये की फ़रोग का कहा जा रहा है और यही रेट दिया जा रहा है और इसके ऊपर भी आपका मार्जिन रखा गया है, लेकिन जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है वो 500 रुपये पर लीटर के हिसाब से फ़रोग कर रहे हैं और अगर शॉर्टेज नहीं होगी तो ब्लैक मार्केटिंग वाले ये कारनामा सरअंजाम नहीं दे पाएंगे, वो ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए फिर जो अभी तरीक़ाकार हुकूमत ने इस्तेमाल किया है क्रैकडाउन का, क्या वही
एक वाहिद रास्ता बचा है हुकूमत के पास भी कि क्रैकडाउन किया जाए और इन लोगों को कटहरे में लाया जाए, या फिर कोई और भी तरीकाकार है, इनके खिलाफ कुछ और भी कार्रवाइयां हो सकती हैं? देखिए जी, हुकूमत के पास एक ही रास्ता बचता है कि कीमत को ठीक करने का, लेकिन मेरी गुजारिश है कि प्राइस को नीचे से दुकानदारों से शुरू नहीं की जाए। जहां सप्लाई चेन चलती है वहां से प्राइस को ठीक करेंगे तो फिर ठीक होगा। ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि वो 304 रुपए पर केजी में हमारा मार्जिन ऑलरेडी 35 पर केजी ऑलरेडी उसमें दर्ज है ओगरा नोटिफिकेशन में। अगर मैं कहता हूँ ओगरा नोटिफिकेशन इंपोर्टर के साथ बैठे वजारत पेट्रोलियम, अगर वो गलत है, उसमें किसी कमी की ठीक करने की जरूरत है, उसको ठीक किया जाए। लास्ट एक जोन में मीटिंग हुई थी, फेडरल गवर्नमेंट की होती रहती है, लेकिन वो भी उस पर डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि इस वक्त पाकिस्तान में मेरा एक ही दावा, अगर गैस मौजूद ना हो तो 500 रुपए पर केजी मिल रही है ना, तो अगर गैस मौजूद ना हो तो 5000 पर केजी नहीं मिलनी चाहिए। ये बदजनती है। आप हम देख रहे हैं, जंग का जवाब बना के देख रहे हैं। बात यह है कि यहाँ पे हुकूमत की रिट नहीं है, जो रिट होगी अब देखेंगे। आप इसी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, देखेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान खोखर साहब, चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन का ये दावा है कि हुकूमत की रेट नहीं है और उसका फ़ायदा तमाम जो इसमें हिस्सेदार हैं वो अपना अपना हिस्सा लेते हुए अपनी अपनी मर्ज़ी के रेट बढ़ाते हुए ब्लैक में बेचते हुए वो तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली किसकी जेब से निकल रहा है? हमारी और आपकी, यानी कि आवाम की जेब से निकल रहा है। 500 रुपये फ़ी केजी के हिसाब से, फ़ी किलो के हिसाब से एलपीजी इस वक्त बेची जा रही है। लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। बिल्कुल जी, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो क्रैकडाउन किया जा रहा है वो इसमें सूदमंद साबित होगा और प्राइजेस को इंश्योर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे इरफान खोखर साहब, और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर हम इशूज़ भी होंगे। स्टे विद अस। फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाजरीन, और अभी बात करेंगे PSL 11 की, जिसका जोशो खरोश अरूज पर है, जहाँ आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्स मैन आमने सामने होंगे। और ये मैच जहाँ ज़ल्मी के लिए अपनी पोजीशन मजबूत करने का एक मौका होगा, वहीं पर हैदराबाद किंग्समैन के लिए भी डू एंड डाई की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि अभी तक किंग्समैन ने खाता ही नहीं खोला, बिल्कुल कोई एक भी जीत हासिल नहीं की है। किसी भी टीम के उन्हें मद्दे मुकाबिल आना पड़ा, लेकिन उन्होंने जीत का खाता नहीं खोला है। तो वजूहात क्या है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी? क्योंकि आज एक और भी चेंज है ना जनाब, लाहौर से मैचेस रुक कर गए हैं कराची का, तो कराची के लोग भी यकीनी तौर पे एक्साइटेड होंगे। मौसम क्या है इसमें किसी किस्म के रंग में भंग डाल सकता है, क्योंकि लाहौर में तो हम देख रहे हैं मुसलसल बारिशें हैं, और जो वेदर फोरकास्ट है उसके भी बरखिलाफ हम देख रहे हैं। 4 तक प्रेडिक्शन थी, लेकिन अभी भी गुज़श्ता रोज़ विशाल हमने देखा कि जालाबारी भी हुई है और ठीक ठाक बारिश भी हुई है। तो कराची में वेदर तो कहीं इफेक्ट नहीं करेगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। लग क्या रहा है, उम्मीद क्या है, तवक्कुआत क्या है, और आपका मशवरा क्या है हैदराबाद किंग्समैन के लिए? खाता खोलने के लिए क्या करना होगा उन्हें? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कराची का वेदर एज यूजुअल, बारिश का तो फिलहाल तो कोई चांस नहीं है। थोड़ी सी ये तो अच्छी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, ओवरकास्ट कंडीशन है मेरे ख्याल में। आज दोपहर में तो गर्म मौसम की पेशनगोई की गई है, लेकिन कराची की शामें जो है वो वैसे भी ठंडी होती हैं, तो क्रिकेट के लिए तो आइडियल वेदर है मेरे ख्याल में। अब हैदराबाद की टीम लाहौर से कराची आ गई है, तो हैदराबाद का पल्ला बड़ा मशहूर है। हालांकि दरियाए सिंध में पानी नहीं है, अगर उनको कोई पल्ला मछली मिल जाए तो हो सकता है कि उनकी किस्मत और कारकर्दगी चेंज हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में नई टीम है, शायद उनको अभी सेट होने में मौका मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा। बात अगर मगर पे आ गई है फिर यहाँ पर भी कि अगर उन्हें पल्ला मछली मिल जाए तो अगर फिर वो मगर जीत जाएंगे, तो अगर यही बात रही तो फिर ना ही समझे। और वैसे भी आपने खुद ही बता दिया कि इसमें पानी भी तो नहीं है ना, पानी के बगैर फिर कहाँ से ढूंढेंगे? जी हाँ, देखें है तो बिल्कुल मुश्किल सिचुएशन, लेकिन ये T20 क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है कि इसमें अगर एक टीम क्लिक कर जाए, जिस तरह अब देखें ना, टूर्नामेंट की जो शेड्यूलिंग हुई है, मुल्तान सुल्तान्स की टीम 5 मैच खेल चुकी है, 5 में से उसने 4 मैच जीते हुए हैं। और अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की, पेशावर ज़ल्मी ने अभी तक सिर्फ 2 मैच खेले, 2 में से वो 1 मैच जीते। तो एक टीम 5 मैच खेल गई, एक ने 2 मैच खेले। तो टूर्नामेंट की शेड्यूलिंग मेरे ख्याल में इस तरह होनी चाहिए थी कि टीमों को बराबर के मैचेस मिलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी की टीम अच्छी टीम है, हैदराबाद की टीम, लेकिन
अब देखें ना, कराची के क्राउड तो डेफिनेटली एक्साइटेड है कि पिछले कुछ 7-8 महीने से पाकिस्तान में बहुत सारी इंटरनेशनल क्रिकेट हुई, कराची में कोई मैच नहीं हाँ, हुआ। लेकिन एक अब एक कराची अपसेट को ये भी तो है ना भट्टी साहब के तमाशाई तो फिर भी नहीं जा सकेंगे। एक्साइटमेंट को वो घर में ही बैठ के मैच वो महसूस हो सकते हैं, उससे खुश हो सकते हैं। पीएसएल का एक अहम मैच जिसमें हैदराबाद किंग्समैन के लिए कम से कम डू और डाई की सूरत हाल है। तो आज कोई बड़ी तब्दीलियां भट्टी साहब मुतवक्के हैं किंग्समैन, क्योंकि अब गलती की गुंजाइश नहीं है उनके पास। देखिए, किंग्समैन की जो टीम बनी है ना, एक तो उनके जो हेड कोच हैं वो पाकिस्तान टीम के भी, टेस्ट टीम के भी हेड कोच रहे जैसन गैलेस्पी। जी। उनका अपना भी T20 का कोई बहुत वसी तजर्बा नहीं है। फिर उन्होंने जिन साहब को अपना कप्तान बनाया, मार्नोस लेमोचोन, वो भी ऑस्ट्रेलियन है। उन्होंने अपने इंटरनेशनल कैरियर में एक मैच खेला। मेरा ख्याल में जो उनसे गलती हुई, जब साइम अय्यूब उनकी टीम में मौजूद थे, तो मेरे ख्याल में साइम अय्यूब को कप्तानी दी जानी चाहिए थी। साइम अय्यूब आपको पता है कि इस वक्त दुनिया के टॉप के ऑलराउंडर्स में से है। फिर उन्होंने 2-3, जाहिर है ये फ्रेंचाइज क्रिकेट बिल्कुल अलग तर्ज की क्रिकेट है, उन्होंने 2-3 ऐसे प्लेयर्स अपनी टीम में खिला रहे हैं जो अमेरिका में किंग्समैन वालों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका फ्यूचर नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर वो प्रॉपर मेरिट पे टीम बनाते हैं, जिस तरह मुल्तान सुल्तान आप देखें, बड़ी जबरदस्त टीम बनी है और सबसे आखिर में बनी है। भट्टी साहब, एक और चीज़ भी कही जा रही है कि किंग्समैन के जो मालिकान है, फ्रेंचाइज मालिकान, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो अपना बहुत असर और रसूख रखते हैं टीम के ऊपर और फैसलों पर भी काफ़ी असरअंदाज हो रहे हैं। तो शायद इस वजह से भी उनकी परफॉर्मेंस वो निकल नहीं पा रही जिस तरह से बाकी टीमों की हम देख रहे हैं। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है? देखिए, बिल्कुल, ये क्रिकेट जो है ना, ये कोई कारोबार तो है, लेकिन उस तरह का कारोबार नहीं है कि आप अगर बहुत बड़े आप सरमाएदार हैं या आप बहुत बड़े ताजिर हैं तो अपनी जो मर्जी है वो मुसल्लत करें। ये असल में टेक्निकल लोगों का खेल है। अगर जो क्रिकेटर्स हैं उनसे फैसले करवाए जाते, आप पीछे रहकर, जिस तरह बहुत से लाहौर कलंदर्स वाले या कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले या कराची किंग्स वाले, अब कराची किंग्स वाले भी तो देखे ना, मीडिया हाउस चलाते हैं या वो सोने का उनका बिजनेस है, लेकिन उनकी टीम बहुत अच्छी टीम बनी है। अब कराची किंग्स भी देखें मसाइल से दो चार है ना, कि उनके कप्तान जो है डेविड वार्नर, वो छुट्टियां मनाने सिडनी गए थे ईस्टर के मौके पे, इतवार पे वहां शराब पीकर और वो ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए। अब पता नहीं वो भी वापस आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे। तो फिलहाल तो पीएसएल जो है वो काफी हमें मुश्किल में नजर आ रही है। इन सारे मसाइल का, चैलेंजेस का पेशावर ज़ल्मी किस तरह से फ़ायदा उठा सकती है? उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, पेशावर ज़ल्मी ने अभी तक 2 मैच खेले, एक मैच तो उनका वॉश आउट हो गया और दूसरा मैच जीत गया। मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी की टीम काफी अच्छी टीम है और पिछले जो 10 साल थे उसमें पेशावर ज़ल्मी का आप देखें, पेशावर ज़ल्मी की टीम ने एक साल चैंपियन भी बनी, फाइनल भी जीती है। जावेद आफरीदी जो उनके ओनर हैं, वो क्रिकेट को अब काफी समझने लगे। और जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि किंग्समैन वाले बहुत ज्यादा असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर जो है उन्होंने टीम के ऊपर छोड़ा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में अच्छी टीम है, लेकिन जो लोगों की नजरें हैं पेशावर ज़ल्मी में, वो तो बाबर आजम पर है कि बाबर आजम, उनकी पिछले कुछ महीनों से अपनी परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे हैं कि बाबर आजम इस फॉर्मेट के प्लेयर हैं या नहीं है। तो अब देखना है कि बाबर आजम की कप्तानी में ये टीम इस टूर्नामेंट में आगे किस तरह जाती है, क्योंकि अब जो आज से कराची में मैचेस शुरू होने हैं, उसमें मेरे ख्याल में अब जब अगला मरहला लाहौर तक जाएगा तब तक टीमों की एक सिमत हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगी। लेकिन बॉटम वाली टीमों के लिए, जिस तरह आप कह रही हैं कि हैदराबाद और रावलपिंडीज की जो टीम है, उनके लिए अब एकदम से उठना, परफॉर्म करना और टूर्नामेंट में आगे जाना
अब नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग जरूर मुश्किल हो गया। दुरुस्त, काफ़ी मुश्किल साबित होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि PSL 11 एक शानदार इवेंट रहे और इससे हमें टैलेंट जो है वो काफ़ी हिंट करने को का मौका मिले, क्योंकि बेसिकली तो इसमें से टैलेंट निकलना होता है और यही असल मकसद भी होता है PSL 11 का। और फिर शायकीन क्रिकेट कराची के भी महजूज होंगे, इससे पूरे पाकिस्तान के महजूज होंगे, लेकिन अपने घरों तक महदूद रहते हुए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और तज़िया दिया उन्होंने यहाँ पर आपके साथ, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते कुछ अच्छी खबरें भी अमेरिका में शेयर एक कर लें। सीरियल रिकॉर्ड शिकन है एसफॉल्ट, जिस पर 69 मील फी घंटा की रफ्तार पर स्कीइंग की है इसने और एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है जनाब। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, जॉनी क्रूज बकिंगम को गाड़ी से बांधकर पार्किंग लॉट में खींचा गया। ये इसे कुछ सज़ा नहीं मिली, बल्कि एक रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में है जी। और इस तरह उन्होंने 69 मील फी घंटा की रफ्तार से स्कीइंग करके तेज़ तरीन टॉर्ड एसफॉल्ट स्कीइंग का रिकॉर्ड भी बना डाला है। काफ़ी ख़तरनाक काम है, तो आप इसे खुद से घर पे ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिएगा। बिल्कुल जी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वो अपने बेटे का हौसला बढ़ाना चाहते थे कि वो बड़े मकासद तय करे और सितारों तक पहुंचे। और वाज़ेह रहे कि जॉनी क्रूज के दीगर दर्जन से ज़्यादा जो रिकॉर्ड्स हैं वो हासिल कर चुके हैं। 7 बड़े आज़मों में कम वक्त में सफ़र करने का भी उसमें रिकॉर्ड शामिल है। तो ये रिकॉर्ड्स वो उनकी हैत की तरह है, वो बहुत सारे रिकॉर्ड इससे पहले भी बनाते रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक और रिकॉर्ड जो बनाया अपने बेटे को मोटिवेट करने के लिए। तो जनाब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।